जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको यूपीएससी आईएएस और पीसीएस की तैयारी नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। जहां अब किसी बच्चे को ये डर नहीं रहेगा कि हम किस प्रकार के नोट्स बनाएं। नोट्स बनाए हैं और नोट्स के द्वारा ही आपको एक एक लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा। और जैसे नोट्स बने हुए ऐसे नोट्स आपको भी बनाने हैं खुद। और वीडियो जो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट हम तुम्हें बता देंगे। तुम इसका ऐसे ऐसे पूरा पूरा पेज रख देंगे और तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आज जो हमारा इथिक्स का जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है उसका आज हमारा पहला चैप्टर है और पहली ही क्लास है। तो हम तो ये समझना होगा कि एथिक्स है क्या, यानी इसे यूपीएससी में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे। पहला तो ये कि ये जो एथिक्स है, ये जो चैप्टर है, ये अकेले ही सब्जेक्ट है जो 250 नंबर का है। सबसे छोटा सिलेबस है और पूरा जो है यूपीएससी ने पूरा खोलकर इसका सिलेबस जो डिफाइन नहीं किया है। बस ये बताया कि एथिक्स 7-8 पॉइंट दे दिए हैं और उसमें से जो यूपीएससी 250 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है को 250 नंबर पूरा पूरा पेपर जो है एथिक्स का होता है, जिसमें अभी तक टॉप जो मार्क्स आए हुए हैं वो 130 हैं। 130 से अधिक जो है किसी के मार्क्स जो है अभी तक इस चैप्टर में नहीं आए। तो एथिक्स में सबसे पहले तो ये है कि चैप्टर जो एक अकेला पेपर होता है जो जीएस 4 का जो पेपर है हमारा, जीएस 4 में जो एथिक्स का पेपर होता है 250 नंबर का। दूसरा ये एसए में भी अगर चैप्टर पढ़ने के बाद अगर हम एसए लिखेंगे तो एसए में भी कहीं ना कहीं जो है ये अच्छा रोल प्ले करता है। इसके माध्यम से हम एसए अच्छे लिख पाते हैं। दूसरा इंटरव्यू में भी एथिक्स की जानकारी के आधार पर, यानी इसके बंदे के अंदर एथिक्स के जो नैतिक मूल्य हैं, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ईमानदारी वगैरह जो होती है, उनके आधार पर जांच होती है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर हमारा एथिक्स रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के द्वारा, तो हम आसानी से जो उसे बता देंगे। दूसरा ये है कि एसएमआई का जीएस 4 में तो एक पूरा पेपर ये इंटरव्यू में हेल्प करता है। जीएस 2 जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी जो है ये जो एथिक्स का जो सब्जेक्ट है ये हेल्प करता है। और सिलेक्शन के बाद तो ये मोरल वैल्यू है वो बढ़ोतरी होती है। जो ये एथिक्स का जो रखा गया है ये सब्जेक्ट, ये 2013 के बाद रखा गया है। इसके रखने के क्या कारण थे कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पास करके कोई व्यक्ति, ये माना जाता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके 2013 से पहले यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट तो हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं कि वह नैतिक भी हो। तो जो सिविल सर्वेंट समाज में जाते हैं वो समाज की हेल्प के लिए जाते हैं। जो कमज़ोर हैं, गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनसे उनका मतलब उन्हें किस तरीके से समाज के मुख्य दिशा में जोड़ा जा सके, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन उनके अंदर जो है नैतिक मूल्यों की कमी होती है। 2013 के बाद जब यूपीएससी ने देखा कि उनके अंदर नैतिक मूल्यों की कमी है, कि वो है नैतिक मूल्य लाने के लिए, तो यूपीएससी ने सिविल सर्वेंट के अंदर नैतिक मूल्य से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है और भी नैतिक मूल्य हैं वो उसके अंदर आ जाए। उसके लिए जो है ये सिलेबस में जो ये चैप्टर ये सब्जेक्ट जोड़ा गया। और एक बात ये भी देखी जा रही थी कि जो सिविल सर्वेंट था उसे जो है नैतिकता, वो गलत कार्य कर रहा था, जो उनसे गलत कार्य हो जाते थे तो वो ये कह देते, ये बहाना लगा देते थे कि हमें जो नैतिकता की परिधि का नहीं पता था कि क्या क्या नैतिकता के अंदर आता है। तो उनके अंदर अगर अब वो जो सिविल सर्वेंट है वो अपना ये बहाना ना लगाए कोई गलत काम करे करने के बाद कि उन्हें नैतिकता की परिधि का नहीं पता था, तो ये सब्जेक्ट इसमें जोड़ देगा ताकि उन्हें नैतिकता की परिधि पता हो कि क्या क्या नैतिक मूल्यों में आते हैं, क्या क्या नैतिकता है और क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। और जो लोग नैतिकता के बारे में जानते हैं और कुछ लोग जो जानते नहीं है, जानने वाले लोगों के लिए भी और जो नहीं जानते उनको लिए भी, उनके अंदर जो है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के लिए इसे सिलेबस में जोड़ा गया। लेकिन और एक कारण इसका ये है, कुछ लोग नैतिकता चिल्लाते हैं, लेकिन जो है उनके अंदर नैतिकता होती नहीं थी। जो सिविल सर्वेंट थे उनके अंदर नैतिकता चिल्लाते, लेकिन उनके अंदर नैतिकता नहीं थी। ऐसे लोगों की छटनी करने के लिए भी, जो अनैतिक है, जो समाज के प्रति बुरा सोचते हैं, वंचित लोगों को, दलितों को और जो धार्मिक भेदभाव करते हैं, ऐसे लोगों को छटनी करने के लिए भी इस सिलेबस में जो है इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया। एक राहत इंदौरी का शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, मगर झूठों की मंडी है, घर में झूठों की मंडी है और घर के दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। यानी बहुत से जो
सिविल सर्वेंट थे वो नैतिकता चिल्लाते तो हैं, लेकिन उनका अंदर खुद अंदर से नैतिक नहीं है। ऐसे लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए और नैतिक बनाने के लिए, उनकी छटनी करने के लिए ये सिलेबस में जोड़ा गया। और ये जो एथिक्स है ये सब्जेक्ट में इसलिए भी जोड़ा गया ताकि जो सिविल सेवक है, सिविल सर्वेंट है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। कि हमने देखा सिविल सर्वेंट जो है कोई हर अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, कोई ऊंची जात से आता है, कोई नीची जात से आता है। ऊंची जात वाले नीची जात के प्रति भेदभाव ना करे, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी ये एथिक्स जो है इस सब्जेक्ट में ये जोड़ा गया। इस जो ये चैप्टर जोड़ा है इसके उद्देश्य अगर एम और उद्देश्य दो तीन कहें तो ये कि पहले इसका पहला उद्देश्य ये नैतिकता और जो बुद्धिमत्ता यानी जो इसके अंदर मोरल वैल्यूज़ हैं और जो इंटेलिजेंस है उन दोनों में संतुलन लाने के लिए, यानी जैसी उसकी जानकारी है और जानकारी के अनुसार ही वो नैतिक व्यवहार करे, तो इसे सब्जेक्ट में जोड़ा गया है। ये चाहो तुम लिख सकते हो। और दूसरा इसका जो उद्देश्य है एथिक्स का वो ये है कि जो सिविल सेवक है उसके अंदर नैतिकता का विकास करना, इसका एक उद्देश्य है, ताकि वे बाद में अपने आप को ना समझ महसूस ना करे कि मुझे नैतिकता के बारे में नहीं पता था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका उद्देश्य अगर हम कहें वो ये है एथिक्स सब्जेक्ट का कि जो सिविल सेवक है उसकी कथनी और करनी में समानता लाई जा सके। यानी जो कहे, जो इंटरव्यू में कहे कि मैं नैतिक हूँ और वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करे, वो जब यूपीएससी से सिलेक्ट हो गया, IAS IPS या अन्य पोस्ट पे जाए, तो जैसा वो इंटरव्यू में या पेपर में अपने आप को दिखाता था वो ऐसे ही बना रहे। तो उसके लिए भी सिविल जो है ये एथिक्स सब्जेक्ट जोड़ा गया है। तो ये एथिक्स जो है सब्जेक्ट में हमारा एक अलग से सब्जेक्ट है। इसे 250 नंबर का पेपर है और अकेला पेपर, इसलिए ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। और इसमें अगर तुम कोई सी बुक उठाओगे तो उसमें ना इतना खोल के दिया हुआ समझ में नहीं आता कि हम नोट्स कहाँ से शुरू करें कहाँ से बनाएं। तो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, बुक्स के नोट्स प्लस बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारी पहली चैप्टर है और पहली क्लास है नैतिकता यानी नीति शास्त्र। तो शुरू करते हैं। नीति शास्त्र यानी एथिक्स। नीति शास्त्र सिद्धांतों का समूह है जो समाज द्वारा मान्य मापदंडों पर आधारित है। यानी जो नीति शास्त्र है वो केवल सिद्धांतों यानी नियमों का एक समूह है। बहुत सारे नियम बनकर एक सिद्धांत बनते हैं। तो जो नीति शास्त्र है वो बहुत सारे नियमों का जो सिद्धांत बना उनका समूह है, और जो वो नियम जिनको समाज ने मान्यता दी हुई है। तो ये नीति शास्त्र क्या है? एक सिद्धांतों का समूह है जिन्हें समाज ने मान्यता दी हुई है। वे नियम समूह जिन्हें समाज ने मान्यता दी है उन्हें नीति शास्त्र कहते हैं। यानी सिद्धांतों का समूह नीति शास्त्र है, जिन्हें समाज ने मान्यता दी है उसे हम नीति शास्त्र कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होगी, नीति शास्त्र सिद्धांतों का वह समूह है जो व्यक्ति की क्रियाओं को समाज द्वारा स्वीकृत मापदंडों पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। यानी व्यक्ति वही करे जो समाज द्वारा स्वीकार हो। यानी नीति शास्त्र सिद्धांतों का वह समूह है जो ये उम्मीद करता है कि व्यक्ति जो है उन्हीं नियमों के अनुसार चले जो समाज ने मान्यता दी है, और समाज ने मान्यता दी है और समाज चाहता है कि लोग जो है इन्हीं नियमों पर चले। यानी समाज चाहता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि समाज चाहता है कि लोग ईमानदार रहे, कोई जो बेईमानी न करे, सब लोग जो है नैतिक रहे, कोई अपराधी ना बने। तो ये नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जो है मेहनत, कोई जो है चोरी ना करे, अपनी मेहनत से करके खाए, तो मेहनत, सत्यनिष्ठा और जो ये नैतिकता, ये सभी जो है वो समाज द्वारा मान्य नियम है कि समाज ने मान्यता दी हुई है कि लोगों को मेहनत करके खाना चाहिए, लोगों को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, लोगों को सच बोलना चाहिए और दूसरों की हेल्प करना चाहिए। तो ये नियम है, बहुत सारे नियम। उन नियमों को जो एक समूह बना दिया गया है, उस समूह और उन समूह बनाकर उन्हें सिद्धांत नाम दे दिया गया। और इस सिद्धांतों से ये चाहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो इन सिद्धांतों के अनुसार ही अपने कार्य करे, तो उसे नीति शास्त्र कहा जाता है। इन सिद्धांत नियमों को लागू करने के लिए दो प्रक्रिया चली जाती है। यानी जो नियम जो है वो नियम बना दिए गए, लोगों ने मान लिया कि हाँ ये नियम जो है वो समाज में होने चाहिए। लेकिन इन नियमों को कैसे लागू किया जाए, कि कैसे इन नियमों को लोग फॉलो करें, तो उसके लिए दो प्रक्रिया चलाई जाती है। एक तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, दूसरा निर्बंधन या प्रतिबंध या सेंसन ये कहते हैं। तो पहले समाजीकरण। जब व्यक्ति बचपन में होता है तब से लेकर उसके एक समझदार व्यक्ति बनने तक उसके अंदर इन सिद्धांतों नियमों के विकास में निम्न की भूमिका होती है, जैसे माँ, परिवार के सदस्य, स्कूल, कॉलेज, दोस्त और मीडिया। समाजीकरण से ये चाहा जा रहा है जब बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो समाज में जो माँ, परिवार के सदस्य, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर बनने वाले दोस्त, टीचर और पड़ोस वाले जो है ये उन्हें बच्चे को नैतिक मूल्य सिखाते हैं कि क्या नैतिक मूल्य है, क्या अपराध है, क्या बुरा है। यानी जो अच्छा है वही, जिसे समाज जो है चाहता है कि बच्चा जो इसी के अनुसार कार्य करे, वो अच्छा ही सिखाता है। तो एक समाजीकरण, समाज भी जो है एक छोटे बच्चे के अंदर
महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि वह जो है नैतिक बने अनैतिक न बने, यानी अच्छा बने बुरा ना बने। तो समाजीकरण द्वारा भी इन नियमों को जो है एक जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसके अंदर किस तरीके से आ जाए, उसमें कहीं कहीं रोल प्ले होता है। कोई व्यक्ति जो है इसमें भूमिका निभाते हैं कि किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है ये सभी गुण आ जाए। तो और वो गुण क्या है, वो गुण वही है जो समाज ने मान्यता दी हुई है। और मान्यता किसे दी है, जो नियम है। और नियम जब इकट्ठे होकर क्या बने, सिद्धांत बने। और सिद्धांत को एक वर्ड में अगर हम कहें तो वो नीति शास्त्र है। तो पहला तो है समाजीकरण। समाजीकरण द्वारा जो है किसी व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर अच्छे नियमों को, अच्छे गुणों को लाया जाता है, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। इसे लागू किया जाता है, नहीं उसके अंदर चलाया जाता है। किसी भी उसके अंदर चले जाए, अच्छे काम करे, बुरे काम से रुका रहे। दूसरा निर्बंधन। इसके तहत दो प्रक्रिया चली जाती है, एक पुरस्कार, दूसरा दंड। इस यानी निर्बंधन के तहत क्या होगा, क्या तो अच्छा काम करने पर किसी को पुरस्कार दिया जाएगा और किसी को गलत करने पर उसे दंड दिया जाएगा। इनसे समाज में संकेत जाता है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, गलत पर दंड मिलेगा। ये जो निर्बंधन में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी ने भौतिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा काम किया तो उसे क्या होता है, भारत सरकार तो भारत रत्न देती है। लेकिन अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, चोरी कर दे या रेप कर दे तो उसे दंड देती है। यानी समाज के हित में अच्छा करना, ये एक लोगों को समाज में एक मान्यता मिली हुई है कि समाज के हित में अच्छा करें जिससे लोगों को फायदा मिले तो उससे पुरस्कार मिलेगा, तो पुरस्कार के भारत रत्न दे देगा। लेकिन समाज ये चाह रहा है कि कोई भी जो चोरी ना करे, किसी का मर्डर ना करे, किसी को ना मारे, किसी का रेप ना करे। तो अगर वो कोई व्यक्ति इन्हें नहीं मानेगा तो उसे क्या होगा, उसे दंड दिया जाएगा। नैतिक कार्यों को समाज में बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है और अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए दंड दिया जाता है। और समाज में संतुलन लाने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। जो कोई अच्छा करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा उसे नौकरी मिलेगी मान लिया तरह का। और जो अनैतिक कार्य करेगा, गलत करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, सरकार को दंड दिया जाएगा। और समाज में संतुलन लाने के लिए दोनों व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। ये आज तो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट के रूप में जो काम कर रही है। लेकिन आज से भी जो राजा महाराजा थे, जब ये सरकार कोई डेमोक्रेसी कोई सिस्टम नहीं था, तब भी जो है ये व्यवस्था चलाई जाती थी कि जो कोई अच्छा करेगा उसे जो पुरस्कार दिया जाएगा राजा की तरफ से, या समाज के जो बूढ़े बड़े व्यक्ति होते थे उनसे पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन जो गलत करता था, पंचायतें होती थी पहले गाँवों में, या फिर जो राजा होता था उनके द्वारा जो है उसे दंडित किया जाता था। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जो नीति शास्त्र या जो सिद्धांतों समूह है, जो नियम है, उनको व्यक्ति के अंदर लाया जाता है। एक तो समाजीकरण द्वारा, समाजीकरण में एक बच्चे के बचपन से लेकर एक वयस्क व्यक्ति बनने तक, एक बड़े व्यक्ति बनने तक उसके अंदर इन सारे नियमों को समाज के द्वारा जो है प्रवेश करा जाए ताकि वह अपराधी न बने, अच्छा व्यक्ति बने। दूसरा, अगर वह व्यक्ति जो है एडल्ट हो गया और समझदार व्यक्ति बन गया, लेकिन अगर वह फिर भी अगर गलत काम करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, और अच्छा करेगा तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये था हमारा नीति शास्त्र। ये नीति शास्त्र। और अब आता है नैतिकता। ये नीति और शास्त्र और नैतिकता, वो तो हमारा नीति शास्त्र क्या बता दिया। अब पढ़ेंगे नैतिकता क्या है, तो उसके लिए अलग से नोट्स बनाना और इस नैतिकता के लिए अलग से बनाना तुम्हें, ठीक है। नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जो नैतिक मूल्यों, आचरण, प्रतिमान निर्धारित करती है और साथ ही यह अपेक्षा करती है कि इन्हीं नैतिक मूल्यों के साथ आचरण किया जाए। यानी नैतिकता क्या है, वो नैतिक मूल्य है, यानी मोरल वैल्यूज़ है जिसे समाज ने मान्यता दी, जो नीति शास्त्र में थी। और आचरण यानी जो व्यक्ति जो है इन्हीं के साथ अनुसार ही काम करे। और जो प्रतिमान और जो है जो नैतिकता है, नैतिक मूल्यों, आचरण और प्रतिमान निर्धारित करती है कि इनके अनुसार ही जो है नैतिक मूल्यों का आचरण किया जाए। अब ये मूल्य क्या है, आचरण क्या है, प्रतिमान क्या है, ये हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। मूल्य किसी प्रगतिशील, ये नैतिकता की डेफिनेशन हो गई एक तरीके मानो। इससे हम जो है अगर पेपर में आ जाए नैतिकता क्या है, नैतिकता के बारे में लिखें तो डेफिनेशन है, नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जो नैतिक मूल्यों, आचरण और प्रतिमान निर्धारित करती है। साथ ही यह अपेक्षा करती है कि इन्हीं नैतिक मूल्यों के साथ आचरण किया जाए। अब मूल्य क्या है, किसी प्रगतिशील समाज के आदर्श होते हैं। मूल्य किसी प्रगतिशील समाज वो समाज कहा जाता है जो समय के अनुसार अपने नियमों में, अपने कानूनों में बदलाव करता रहे, यानी मॉडर्न समाज। वो समाज नहीं जो रूढ़िवादी समाज हो। रूढ़िवादी लोग कभी भी नहीं चाहते कि हमारे जो शुरू से परंपराएं चली आ रही हैं उनमें बदलाव। जैसे सती प्रथा, कुछ लोग तो थे जो सती प्रथा के विरोधी थे, आज बाल विवाह के विरोधी थे, विधवा विवाह के विरोधी थे, और आज भी लोग जो है पर्दा प्रथा के विरोधी हैं। तो ऐसा समाज
जो प्रगतिशील हो, जो समय के अनुसार अपने जो गलत मूल्य थे, गलत रूढ़ियाँ थी, उनमें बदलाव करता रहे। ऐसा प्रगतिशील समाज उसके आदर्श होते हैं, मूल्य का उसके आदर्श होते हैं, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त चीज़ें होती हैं मूल्य, जिन्हें वह समाज प्राप्त करना चाहता है, इन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी किसी प्रगतिशील समाज के आदर्श होते हैं मूल्य, जिन्हें वह समाज प्राप्त करना चाहता है। समाज चाहता है कि हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें मौजूद हो, जैसे ईमानदारी, मेहनत करना, सच बोलना, ये मूल्य हैं और इन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है। हर कोई, सबने मान्यता दे, सब ये मानते हैं शुरू से और आज तक कि जो मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, सच हर जगह सच बोलना चाहिए और जो है ईमानदार रहना चाहिए, किसी को बेईमानी करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरा आचरण, तो ये नैतिकता एक समाज व्यवस्था जो नैतिक मूल्यों, आचरण और प्रतिमा निर्धारित करती है। अब आचरण क्या है, यानी कंडक्ट, नैतिक मूल्य के बार बार दोहराव से आचरण बनता है। अगर हम नैतिक है तो बड़ों को देखते ही नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, ये आचरण है। यानी मूल्य हमारे अंदर आ गए, अब ये मूल्य को जो है इन्हें हम बार बार दोहराएंगे, तो उन मूल्यों को बार बार दोहराने से जो है वो आचरण बनते हैं। जैसे अगर हम नैतिक है, अगर मैं नैतिक व्यक्ति हूँ या आप नैतिक व्यक्ति हैं, तो हम बड़ों का इज्जत करेंगे, उनके रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट में क्या होगा, नमस्कार करेंगे या फिर उन्हें सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे या फिर सलाम करेंगे, तो ये आचरण है। एक तो मूल्य है, मूल्य क्या है कि हमें ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है कि लोग हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो है मूल्य। अब ये मूल्यों को कैसे, मूल्यों को हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, तो ये इसे कहते हैं आचरण। जैसे कि जो व्यक्ति बड़ा मिलेगा हम उसे या तो नमस्कार करेंगे या फिर उससे सलाम करेंगे, ये आचरण। अब प्रतिमान क्या, नैतिक मूल्यों की प्रस्तुति यानी दिखावा प्रतिमान है। हम किसी का सम्मान करते हैं, यह अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता, दिल में है। लेकिन अगर हम हाथ जोड़कर पैर छूकर नमस्कार करें तो ये नैतिक मूल्यों की प्रस्तुति है, इसी प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान क्या है, यानी नैतिक मूल्य को दिखावा ही प्रतिमान कहा जाता है। जैसे हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये हमारे अंदर है, ये दिख नहीं रहा किसी को, ये अमूर्त है। दो चीज़ होती है, तो अमूर्त, एक होता है मूर्त। मूर्त चीज़ें वो दिखाई देती है, अमूर्त दिखाई नहीं देती, यानी मूल्य जो है, वैल्यू जो दिखाई नहीं देती। तो इन वैल्यूज कैसे दिखाई दे, तो उसे हम प्रतिमान, जब ये वैल्यू दिखाई देने लगे तो इसे हम प्रतिमान कहते हैं। जैसे हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, तो अगर हम नमस्कार कर रहे हैं ऐसे, नमस्कार जी, तो ये तो होगा चाहिए व्यक्ति अच्छा है, बच्चा अच्छा है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। नमस्कार करना एक जो मूल्य है, जो हमारे दिल के अंदर है, लेकिन अगर हम हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्रतिमान बन जाएगा और इसे हम प्रतिमान कहते हैं। तो अब नैतिकता क्या, नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जो नैतिक मूल्यों, आचरण और प्रतिमान निर्धारित करती है। नैतिकता ये चाहती है कि व्यक्ति के अंदर मूल्य जो व्यक्ति जो नैतिक हो, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ हो, और जो है उन्हें वैल्यूज को बार बार दोहराए, यानी जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो वैल्यू जो है उन वैल्यूज का यूज करे, और जो है उन प्रतिमान और जो वैल्यूज़ है उन्हें स्पष्ट भी हो, किसी को ये ना लगे कि ये मेरी इज्जत करता है या नहीं करता है, यानी इसके अंदर मूल्य तो है लेकिन अपनी वैल्यूज़ के जो गुड वैल्यूज़ हैं उनको यूज नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से, तो हम उन वैल्यूज़ को दिखाएं लोगों को, तो यह प्रतिमान। तो जो नैतिकता क्या है, नैतिकता जो नैतिक मूल्यों, आचरण और प्रतिमान निर्धारित करती है, उससे हम जो है नैतिकता कहते हैं। और नैतिकता ये भी चाहते हैं कि नैतिक मूल्यों के साथ आचरण किया, नैतिक मूल्यों के साथ आचरण किया जाए, नैतिक मूल्य को अपनाया जाए और साथ ही नैतिक मूल्यों के अनुसार ही चला जाए। हम ईमानदार तो ईमानदारी रहा जाए, यानी कि हम नैतिकता लोगों में तो नैतिकता चिल्ला है, ईमानदारी चिल्ला है, और बाद में जो है किसी जरा से लालच में आके बेईमानी कर दें। तो ये नैतिकता ही चाहती है कि नैतिक मूल्य हो, नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य किया जाए, और जो उन्हें लोगों का सामने दर्शाया जाए ताकि दूसरे उनसे सीखें, और साथ ही इनके अनुसार ही जिंदगी भर तक चला जाए। तो ये कि नैतिकता के अंदर क्या आता है, नैतिक मूल्य आते हैं, आचरण आता है और जो प्रतिमान आता है। और सामाजिक व्यवस्था में यह प्रयास किया जाता है कि व्यवहार नैतिक मूल्यों के अनुसार ही हो। समाज में चाहा जाता है कि लोग जो है वो नैतिक ही रहे, जो है अनैतिक न बने, यानी ईमानदार रहे, बेईमान न बने, सच बोले, झूठ न बोले, ये सारे बहुत सारे नैतिक मूल्य हैं। तो समाज में ये चाहा जाता है, समाज ये अपेक्षा करता है। अब नैतिकता का इतिहास, यानी कब से लोग नैतिकता, मतलब नैतिकता जो है गुड वैल्यूज़ है, एक तरीके गुड वैल्यूज़ है, इसका इतिहास कैसा है। तो नैतिकता के दो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी दो तरीके से हम, एक तो भारतीय दर्शन में नैतिकता और दूसरा पश्चिमी दर्शन में नैतिकता, दो आधार पर हम देखेंगे कि नैतिकता का जो है विकास कैसे हुआ और कहाँ किस तरीके से नैतिकता की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम
भारतीय दर्शन देखेंगे। अब दर्शन क्या है? सिद्धांतों का समुच्चय ही दर्शन है, यानी बहुत सारे नियम बन गए तो उनसे उन्हें कहेंगे हम सिद्धांत, और बहुत सारे सिद्धांत बन गए तो किसी व्यक्ति ने बहुत सारे विचार दिए, सिद्धांत दिए, जैसे कार्ल मार्क्स हुआ, कार्ल मार्क्स वगैरह है, और रूसो है, प्लेटो, इन्होंने बहुत सारे विचार दिए थे, सिद्धांत दिए थे। इन सिद्धांतों जो एक जगह इकट्ठा कर ले जाता है उसे हम कहते हैं दर्शन। तो भारतीय दर्शन में नैतिकता और पश्चिमी दर्शन में नैतिकता हम ये पढ़ेंगे। भारत में नैतिकता के तत्व प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, जो इस प्रकार है। जो भारत में जो नैतिकता वो प्राचीन शुरू से भारत में जो नैतिकता की भारतीयों में और भारत में नैतिकता के प्रति भारतीय जो हमेशा से ही वो जागरूक रहे कि लोगों को नैतिक रहना चाहिए, अनैतिक नहीं रहना चाहिए। तो वैदिक काल में कैसी नैतिकता थी? वैदिक काल में नैतिकता को ऋत कहा जाता था, और नैतिकता के संरक्षक को वरुण या ऋतस्य गोपा कहा जाता था। वैदिक काल में नैतिकता को ऋत कहा जाता था, और जो नैतिकता का संरक्षक था उसे कहा जाता ऋतस्य गोपा। ठीक है। वैदिक काल में राजा द्वारा लोगों से आह्वान किया जाता था कि वे नैतिक कार्य करें, परोपकारी कार्य करें, समाज के हित में कार्य करें। राजा अनैतिक कार्यों की रोकथाम के लिए संरक्षकों की भी नियुक्ति करता था। ऐसे लोग जो अनैतिक कार्य करते थे उन्हें दंड दिया जाता था। यानी जो आज तो अगर हम नैतिकता को कहें हिंदी में तो नैतिकता, और जो हमारे जो प्राचीन काल था, वैदिक काल था, उसमें या फिर वेदों में नैतिकता को ऋत कहा जाता था। और जो लोग जो ये जैसे कि इस वक्त पुलिस होती है जो बुरा करते पकड़ के लेके जाती है, तो ऐसी जो नैतिकता की रक्षा करते थे, संरक्षक थे, जो अनैतिकता को मतलब नैतिकता बनाए रखते थे, और जो नैतिक नहीं होते थे, बुरे काम करते उन्हें पकड़ते थे, तो उसे ऋतस्य गोपा कहा जाता था या वरुण भी कहा जाता था। और वैदिक काल में जो राजा खुद लोगों से कहा करता था कि तुम नैतिक कार्य करो, परोपकारी कार्य करो और समाज के हित में कार्य करो। यानी राजा भी जो है वो समाज में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और राजा जो है अनैतिक कार्यों की रोकथाम के लिए संरक्षक यानी पुलिस जैसे लोगों, जैसे आज पुलिस है तो ऐसे लोगों की नियुक्ति भी करता था। और अनैतिक लोगों को जो है जो बुरा काम करते थे, गलत काम करते थे, उन्हें राजा खुद जो है वो दंड देता था। ये वैदिक काल की बात है जो प्राचीन काल में था। और भारत का एक दर्शन जैन दर्शन, यही भारत का एक दर्शन है। तो जैन दर्शन में भी नैतिकता की बात कही गई है। जैन दर्शन का मुख्य कथन है परस्परो गरहित जीवनम, जिसका मत आशय है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करते ही आगे बढ़ते हैं और हमारा जीवन जो है आसान और सहज होता है। जो भारत का एक दर्शन है, भारत के 8 दर्शन है, भारत के 8 दर्शन में से एक दर्शन है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन में भी जो नैतिकता की बात कही है, इससे पहले वैदिक दर्शन था उसमें भी नैतिकता की बात कही गई है, और जो है इस अब जैन दर्शन इसमें भी नैतिकता की बात कही गई है। और इस जैन जो धर्म है इसका एक फेमस वो कथन है जिसका जो है परस्परो गरहित जीवनम, यानी इसका मतलब है कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मदद करते ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारा जीवन जो आसान होगा और सहज होगा। दूसरा, जैन दर्शन में त्रिरत्न की बात कही गई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक अर्चन। ये भी नैतिकता से जुड़े हुए हैं। सम्यक ज्ञान ये जो है जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा प्राचीन एनिसेंट हिस्ट्री तो उसमें अच्छे से पढ़ाऊँगा। जिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, पूरे जैन के बारे में पढ़ना है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये तीन जैन दर्शन 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये भी नैतिकता से जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए हैं कि इसका मतलब है कि हमें सम्यक ज्ञान है कि सही अच्छा गुड ज्ञान जो है वो अर्जित करना चाहिए। सम्यक दर्शन, उस ज्ञान के अनुसार हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, देखना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक उस ज्ञान के अनुसार ही समाज को देखना चाहिए, और सम्यक आचरण, और उस ज्ञान के अनुसार ही जो है समाज के साथ व्यवहार करना चाहिए। पहले ज्ञान सही ज्ञान अर्जित करना और सही से समाज को देखना, और फिर उसी के अनुसार जो है समाज में व्यवहार करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। तो ये जैन दर्शन में जो है भारतीय दर्शन में जो भारत का दर्शन जैन दर्शन, इसमें नैतिकता की बात कही गई है। दूसरा एक और दर्शन है भारत का बौद्ध दर्शन। इसमें बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अष्टांगिक मार्ग, अगर तुमने थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री वो एनिशियन हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें तुमने पढ़ा होगा अष्टांगिक मार्ग के बारे में, जिसके द्वारा दुखों का निवारण किया जाता है। इससे भी नैतिकता से जुड़ी हुई है। जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म में भी अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया कि तुम अगर 8 जो है 8 जो उसने ये पता नियम बताया, अगर इनके अनुसार चलोगे तो दुखों का निवारण हो जाएगा। तो इससे भी नैतिकता जुड़ी हुई है। ये 8 क्या है, अगर तुम एनिशियन हिस्ट्री में तुम जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे तो उसके बारे में तुम पढ़ना तो पता लगेगा इसमें ये 8 क्या है। तो इनमें भी लगभग हमें जो है नैतिकता नजर आती है। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी नैतिकता में भी नैतिकता दिखाई देती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं।
उसमें भी नैतिकता दिखाई देती है। तो भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन था, जैन दर्शन और वैदिक दर्शन, तीनों में जो है हमें नैतिकता दिखाई देती है। और मॉडर्न में, आधुनिक काल में जो है जो गांधी जी थे, ये तो बहुत बड़े जो है नैतिक व्यक्ति थे भारत के। गांधी जी की अवधारणा थी अंत्योदय से सर्वोदय, यानी समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति के साथ साथ सभी का विकास होना चाहिए, ये गांधी जी मानते थे। और राज्य का नैतिक कर्तव्य ये होना चाहिए। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अंत्योदय से सर्वोदय, यानी जो है समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसके साथ सभी का विकास होना चाहिए। यानी गांधी जी कहा करते थे कि गांव विकास का रास्ता जो है, भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। इसका उनका आशय ये था कि भारत को अगर विकास करना है, पहले गांव का विकास करना पड़ेगा, फिर जो टॉप लेवल पे जो भारत का विकास होगा और भारत तभी विकसित होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं नैतिकता से जुड़ा हुआ है। और ये नैतिक कर्तव्य है जो राज्य को करना चाहिए कि अगर मतलब नैतिकता से आज से ये कि अच्छा काम करना चाहिए, तो हम सिर्फ जो है शहर वाले लोगों के लिए ना सोचें या फिर पैसे वाले लोगों के लिए ना सोचें, बल्कि जो सब समाज का सबसे नीचा व्यक्ति है और जो समाज का सबसे ऊंचा व्यक्ति है, दोनों को साथ लेकर चल, दोनों का विकास करना, ये भी एक नैतिक कर्तव्य ही है। गांधी जी अपने यंग इंडिया अखबार में 7 पापों की अवधारणा का उल्लेख किया था जो कि नैतिकता से जुड़े हैं, जिसमें गांधी जी कहते थे कि अपने कार्य हमें स्वयं करने चाहिए। गांधी जी अखबार निकाला करते, इसका नाम यंग इंडिया था, उसमें 7 पाप बताया करते थे, जिसमें से एक पाप ये था कि हमें अपने काम जो है स्वयं करने चाहिए, दूसरों से नहीं कराने चाहिए। तो ये भी नैतिकता से जुड़े हुए हैं। और गांधी जी कहते थे कि साहस का भी अपना योगदान है, लेकिन उदार साहस रखना चाहिए, यानी साहस का प्रयोग वहाँ करें जहाँ जरूरत है, ना कि कमजोरों और गरीबों पर। गांधी जी कहा करते थे जो बलवान व्यक्ति है उन्हें जो अपनी ताकत का प्रयोग जो है, ताकत को दिखाना ये एक अच्छा काम है, लेकिन हर जगह दिखाना अच्छा नहीं है, अनैतिक है। बल्कि हमें अपनी ताकत का प्रयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ हमें ज़रूरत है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ, ना कि कमजोरों और गरीबों पर, उन पर जो अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी एक नैतिक कर्तव्य है। गांधी जी ने एकादश व्रत बताए थे जो 11 थे, जिनमें 5 महाव्रत 6 अन्य थे और थे, जैसे हिंसा न करना, सच बोलना, कोई चीज़ दूसरे से मांगना तो विनम्र भाव से मांगना आदि। गांधी जी ने एकादश व्रत बताए थे जो कि 11 थे, यानी एकादश यानी 11 थे, जिनमें 5 महावीर तो 6 थे, 6 अन्य थे। इसमें तो कुछ थे कि हिंसा न करना, गांधी जी कहा करते थे कि हिंसा न करो। जो है गांधी बहुत बड़ी हिंसावादी था। भारत में, पूरी भारत की हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे महान व्यक्ति देखना हो जो हमेशा हिंसा का सपोर्टर था, वो गांधी जी थे। वो हमेशा गांधी जी के ऐसे हिंसा के सपोर्टर थे कि इसमें बहुत बड़ा जो असहयोग आंदोलन था, मात्र यूपी में चोरी चोरा जगह वहाँ पर हिंसा हो गई, छोटी सी हिंसा, तो इसकी वजह से पूरा बहुत बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो पूरा आंदोलन जो पूरा लगभग मतलब वो फैल गया था, उससे वापस ले लिया था इस वजह से कि चोरी चोरा जगह पे जो है एक हिंसा हो गई थी। तो ये हमेशा जो है हिंसा के विरोधी थे, अहिंसावादी थे। तो गांधी जी एकादश व्रत में तो एक था हिंसा न करना, कि हमेशा जो है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार मोहब्बत से जो है रहना चाहिए। और सच बोलना, गांधी जी कहा करते कि हमेशा सच बोलना चाहिए। कोई चीज़ दूसरे से मांगना तो विनम्र भाव से मांगना है। अगर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए तो हम बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ मांगे, ये नहीं कि उसके हो भाई तुम ये चीज़ दे, तो बिल्कुल रिस्पेक्ट से मांगो। तो ये गांधी एकादश व्रतों में से 3 व्रतियाँ बताए गए हैं। और ये थोड़ी सी मैंने एक पंक्ति लिखी हुई है जिसके बारे में, ये गांधी जो कहते थे कि सास का भी अपना योगदान होता है, लेकिन उदार सास रखना चाहिए, यानी सास का प्रयोग वहाँ करे जहाँ जरूरत है, ना कि कमजोरों और गरीबों पर। तो इसे एक कवि ने अपनी पंक्ति में कहा था, क्षमा शुभ थी उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको किया जो सुंदर सुशील और विनम्र हो। यानी ताकतवर बलवान को क्षमा रास देती है कि वह कहे कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, उससे क्या जो पहले कमजोर मातुल्ला हो, जो भी कुछ करने के सेंस में नहीं है, क्या वह क्या माफ़ करेगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। यानी एक कवि ने अपनी पंक्ति में कहा कि माफ़ करने की जो हैबिट है या आदत है, ये मूल्य है, ये ताकतवर में है, ना कि किसी कमज़ोर में। कमज़ोर क्या माफ़ करेगा, उसके सामने एक सौ के बलवान व्यक्ति, एक बॉडी बिल्डर खड़ा हो और एक बेचारा किसान खड़ा हो, वो क्या कहेगा कि मैंने बॉडी बिल्डर को मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बल्कि बॉडी बिल्डर जो ताकतवर व्यक्ति है उन्हीं क्षमा सोचते हैं, उन्हीं लोगों को माफ़ करने का जो मूल्य अपने अंदर विकसित करना चाहिए। बल्कि गरीबों को, कमज़ोरों को, जो कहने का सेंस ये है कि जो क्षमा करने का भाव है वो बलवान व्यक्ति में होना चाहिए, ताकतवर व्यक्ति में होना चाहिए, उन्हें माफ़ करना चाहिए। और उन्हीं का ये मूल्य है कि वही माफ़ करे, गरीब कमज़ोर क्या दूसरे को माफ़ करेगा। और 5वां जो एक और हमने जो लिया है कि नैतिकता का मूल्य भारतीय दर्शन अन्ना हजारे का है,
कि ये भी नैतिक व्यक्ति थे, दूसरों को भी अपने आंदोलन के जरिए नैतिकता का पाठ पढ़ाया। अन्ना हजारे जो थे ये भी एक बहुत बड़े नैतिक व्यक्ति थे, गांधीवादी थे, गांधी को सपोर्ट करते थे और दूसरों को नैतिकता के बारे में पढ़ाया। कैसे, जब इन्होंने लोकपाल बिल का समर्थन किया तो कोई हिंसा न की, नहीं की, धरने धरने पर बैठ गए। यह भी भविष्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थक थे कि जब इन्होंने कहा कि लोकपाल बिल बनना चाहिए तो इन्होंने कोई हिंसा नहीं की, लोगों को लेकर जो है सरकारी तोड़ फोड़ नहीं कर दी, गाड़ियाँ चलाने लग गए, चक्का जाम नहीं किया, बल्कि क्या करें, एक शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट करने लग गए और जो है सरकारों पर दबाव पड़ा और जो है लोकपाल बिल जो है वो पारित कर दिया। तो ये भारतीय दर्शन में जो नैतिकता के कुछ उदाहरण थे। और अब हम जो नैतिकता के उदाहरण देखते हैं, पश्चिमी दर्शन में नैतिकता की बात करते हैं। भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप में जो अलग अलग विद्वान और विचारकों ने जो विचार और सिद्धांत दिए उन्हें पश्चिमी दर्शन कहते हैं। भारत को छोड़कर अमेरिका और अमेरिका के अलावा यूरोप में जो विद्वान हुए, विचारक हुए, उन्होंने जो विचार दिए, लोगों को बताए और सिद्धांत दिए, उन्हें हम पश्चिमी दर्शन कहते हैं। पश्चिमी दर्शन में नैतिकता में कहाँ दिखाई देती है? पहला सुकरात, बहुत बड़े महान व्यक्ति हुए थे सुकरात। यह नैतिकता के बड़े पक्षधर थे जो तर्क वितर्क में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि हम तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य और अच्छे विकल्प पर पहुंच सकते हैं। जो सुकरात थे वो किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते थे कि हाँ तुमने कह दिया मैं ठीक हूँ, बल्कि उस पर एक लॉजिक लगाया करते थे कि वो लॉजिक से ही बात को साबित करने पर विश्वास रखते थे। और इनका मानना था कि हम लॉजिक के जरिए ही जो है किसी अच्छे विकल्प पर पहुंच सकते हैं, बल्कि ऐसे नहीं किसी ने कुछ बता दिया उस पर विश्वास कर लिया, बल्कि उसकी छानबीन करना, उसकी खोज करना कि ये बात सच्ची है या नहीं है। ये बहुत बड़े तर्कशील व्यक्ति थे और जो है ये कहा करते थे कि तुम लॉजिक के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से जो है एक अच्छे विकल्प पर पहुंच सकते हैं, सच्ची राह पर पहुंच सकते हैं। सुकरात कहते थे सद्गुण ही ज्ञान है, सत्य पर अडिग रहना चाहिए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो सुकरात जो थे ये बहुत बड़े जो है जो विचारक रहे हैं एथेंस के। तो ये एथेंस यानी यूनान, हाँ वो यूनान में, हाँ यूनान में, ये शायद यूनान या इटली के ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो ये कहा करते सद्गुण ही ज्ञान है, यानी ये कहा करते कि हमेशा हमें सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जिस सच्चाई को मजबूत से पकड़ना चाहिए। जैसे इनके बारे में एक कहानी फेमस है, कहानी नहीं ये रियलिटी है। कैसे कि इन्होंने जब एथेंस में शासक के खिलाफ लिखना शुरू किया तो इन्हें गिरफ्तार कर कहा गया कि अगर तुम कहो कि मैंने गुनाह किया है तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें मृत्युदंड दिया गया। इन्हें भगाने की व्यवस्था इनके शिष्यों और प्लेटो ने कर ली थी। जब वे इन्हें लेने आए तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं भाग गया तो सुकरात तो जिंदा बच जाएगा, लेकिन सुकरात का दर्शन मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा दर्शन जिंदा रहे और अगर मैं आज मर भी गया तो हजारों सुकरात खड़े हो जाएंगे। जो ये सुकरात थे इन्होंने जब एथेंस में शासकों के खिलाफ लिखना शुरू किया, जो मतलब यंग जनरेशन थी वो इनके विचारों से प्रभावित होने लगी, तो यहाँ के शासकों ने जो है, राजाओं ने जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर कहा कि अगर तुम ये मान लो, लोग पब्लिक के बीच में ये कह दो कि जो मैं कहा करता था, जो मेरे विचार थे वो गलत थे, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा था कि मैं सत्य का सत्य कभी नहीं छोड़ने वाला, तो इन्हें मृत्युदंड दिया गया। तो इनके जो शिष्य थे प्लेटो और भी शिष्य थे, जब इन्हें जेल खाने से फरार करने की उन्होंने प्लानिंग बना ली थी। जब प्लेटो इन्हें लेने के लिए तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज चला गया तो सुकरात तो जिंदा बच जाएगा, लेकिन सुकरात का दर्शन मर जाएगा, सुकरात के विचार मर जाएंगे। तो मैं जो है, अगर मैं आज मर भी गया तो हजारों सुकरात खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने जो है मृत्युदंड को स्वीकार कर लिया था और जो इन्हें धीमा जहर देकर इन्हें जो मृत्युदंड दे दिया गया था, धीमा जहर देकर। और आज का जो कथन प्रसिद्ध है कि सुकरात मरा नहीं है, आज भी जिंदा हमारे विचारों में, कि जो सुकरात के विचार आज जो है दुनिया के कई लोग और कई फिलोसफर, कई दार्शनिक जो है वो फॉलो करते हैं। दूसरे इनके शिष्य थे प्लेटो। इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। इन्होंने कहा था कि राज्य में सभी कार्यों को विभाजित कर देना चाहिए, कोई दूसरे कार्यों में दखल अंदाजी न करे। ये कहा करते हैं कि ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ सभी के काम जो है बांट दिए जाएं और दूसरों कोई एक व्यक्ति दूसरे काम में दखल अंदाजी न करे, जो काम उसे दे देगा वही करे, कोई दूसरे काम में टांग न अड़ाए। इन्हें एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी कि ऐसा राज्य होना चाहिए। इनके बारे में कहा जाता है कि कल्पना लोकित थे, व्यवहार में इनका राज्य अस्तित्व में नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि जो इन राज्य की सपना देख रहे थे वे कल्पना थी और कभी भी इनका राज्य जो अस्तित्व में नहीं आया। तो इन्होंने आत्मा के 3 गुण बताए थे। किसी व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है उसके 3 गुण होते हैं और 3 प्रकार उन्हें जो है उसी गुण के अनुसार जो काम सौंपना चाहिए। जैसे ने बताया था कि साहस, पहला गुण जो आत्मा का द्वारा साहस, जो साहसी व्यक्ति उन्हें सैनिक कार्य सौंपा जाना चाहिए। और एकदम वासना, इन्हें व्यापार वाणिज्य कार्य सौंपा जाना चाहिए।
और होता है विवेक यानी बुद्धिहीन शासक और सत्ता शासन की सत्ता सौंपी जाए। किसी व्यक्ति के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, तो साहस होता है, वासना होती है, विवेक होती है। तो इसी के आधार पर जो है किसी राज्य को बांट देना चाहिए। साहसी व्यक्ति को सैनिक कार्य सौंप दिया जाए, जिसके अंदर वासना होती है उसे व्यापार वाणिज्य कार्य सौंप दिया जाए, और जो जिसके अंदर विवेक होता है यानी जिसके अंदर बुद्धि होती है उसे जो है शासन का काम सौंप देना चाहिए। ये प्लेटो कहा करते थे। तो ये तो गई थी हमारी भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में नैतिकता। तो हमारा होगा नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है और नैतिकता का इतिहास। अब हम देखेंगे नैतिकता और जो नीति शास्त्र इसमें क्या अंतर है। सामान्यतः दोनों नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों का प्रयोग एक ही शब्द के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में निम्न अंतर है। नैतिकता और नीति शास्त्र को जो है दोनों का मतलब एक ही सेंस के लिए यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत अंतर वो क्या है, वही है कि इतिहास या नीति शास्त्र ये अंत प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा दोनों पर आधारित होती है। जो नीति शास्त्र होती है वो हमारे विचारों में होनी चाहिए और उन विचारों को हमारे अंदर होनी चाहिए, और उन्हीं के अनुसार जो है हम जो व्यवहार करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। यानी अगर हम कोई व्यक्ति इथिक्स वाला है, नीति शास्त्र वाला व्यक्ति है कोई, तो वो जो उसके मन के अंदर चल रहा है तो वो वही बाहर काम करेगा। लेकिन अगर कोई मोरलिटी इसके अंदर नैतिकता है तो ये अंत प्रेरणा पर आधारित होती है। जो नैतिकता होती है वो अंदर की आवाज़ ज़्यादा सुनता है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया, किसी कार्य को नियमों के आधार पर सही नहीं है, कोई कार्य नियमों के आधार पर सही नहीं है और अंतरात्मा कहीं सही है, तो ये मोरलिटी है। यानी कोई कार्य है जो हमें लग रहा है बाहर नियम बनाए गए हैं कि ये काम ऐसे करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा कह रही है कि ये काम सही नहीं है, तो ये कहेंगे मोरलिटी। उसके अंदर वह मोरलिटी है, उस व्यक्ति के अंदर मोरलिटी है। जैसे किसी खूंखार अपराधी को पकड़कर सजा दिलवाना ये नियम है, लेकिन अगर वह भाग गया तो अगर वह भाग गया तो 10 को और मारेगा, तो शूट करना मोरलिटी है। यानी मोरलिटी क्या है, यानी नैतिकता क्या है, ये अंत प्रेरणा पर आधारित है, अंदर की आवाज़ सुनी जाती है इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक खूंखार व्यक्ति मतलब एक खूंखार अपराधी है, वो किसी का मर्डर करके भाग रहा है, और अब किसी सिविल सर्वेंट की आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे पढ़कर सजा दिलवाए, कोर्ट में पेश कर उसके अनुसार हो जाएगा, सजा होगी। लेकिन ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि वो भाग जाए, अगर वो भाग गया तो और लोगों को मारेगा। तो अगर उसके अंदर की आत्मा ये कह रही है कि इसे शूट कर देना चाहिए, यहीं पर जैसे मार देना चाहिए, तो ये मोरलिटी है। अगर इस व्यक्ति को उसने पकड़ा और फिर कोर्ट के सामने पेश किया, फिर सजा दिलाई, तो ये नीति शास्त्र है, इथिक्स है। इथिक्स में वस्तुनिष्ठा अधिक होती है। यानी जो इथिक्स होता है इसमें सभी की एक राय होती है, एक ही मत होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें, कि सभी की एक राय होती है कि हाँ ये काम सही है। लेकिन जो मोरलिटी होती है इसमें आत्मनिष्ठा अधिक होती है, यानी लोग अलग अलग जो है ये राय होती है, अलग अलग जो है लोगों के मत होते हैं। एथिक्स में ये व्यावसायिक जीवन में पाई जाती है, जैसे जिसमें नियमों के आधार पर नियमों का पालन करना। जो एथिक्स नीति शास्त्र है वो व्यावसायिक जीवन में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे नियमों का पालन करना। और जो मोरलिटी है ये व्यक्तिगत जीवन में पाई जाती है, जैसे स्वयं फैसले लेना। हम ये भी कह सकते हैं कि एथिक्स जो है वो समाज में पाया जाता है, कि समाज में कोई व्यक्ति हो तो वो सरकार समाज द्वारा बनाए गए नियमों या सरकार द्वारा बनाए नियम या राज्य द्वारा बनाए नियमों को अनुसार चलेगा। और कोई व्यक्ति जो है कोई अपना काम कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, तो उसमें जो है पाई जाएगी, समाज में पाई जाएगी, और जो है ये व्यवसायिक जीवन में पाई जाएगी। लेकिन जो मोरलिटी है वो व्यक्ति जीवन पाई जाएगी, यानी व्यक्ति जो स्वयं से निर्णय लेगा। यहाँ पर व्यक्ति पहले तो नियमों को फॉलो करेगा फिर निर्णय लेगा, लेकिन मोरलिटी व्यक्ति जो अपने अंतरात्मा के अनुसार जो निर्णय लेगा। कभी कभी एथिक्स और मोरलिटी में समानता भी होती है, इन दोनों में समानता भी होती है। बाहरी नियम व अंतरात्मा की आवाज़ एक ही हो तो इनमें समानता पाई जाती है। अगर बाहर के नियम जो वही कह रहे हैं और हमारे अंदर से निकलने वाली आवाज़ भी वही कह रही है, तो हम कहेंगे इन दोनों में सिमिलरिटी है, इनमें समानता है। जैसे परेशान हाल की मदद करना, हमेशा लोगों समाज में माना जाता है कि हमें जो है बेसहारों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए, और दिल के अंदर की आत्मा भी कह रही है, अंतरात्मा भी कह रही है, हमारे दिल हमारा मन भी कह रही है कि किसी गरीब की मदद करना चाहिए। तो यह दोनों में जो समानता हो गई। जैसे एम्बुलेंस को रास्ता देना, कि एक नियम है समाज द्वारा मान्य है कि जो अगर एम्बुलेंस है, अगर हम गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। और हमारे गाड़ी लेकर चल रहे हैं, हमने शीशे देखा कि हम पीछे हमारे एम्बुलेंस है, तो हमारे दिल के अंदर की आत्मा ये कह रही है कि हमें जो एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। तो यहाँ जो है कभी कभी एथिक्स में और मोरलिटी नीति शास्त्र में और नैतिकता में दोनों में जो है वो समानता पाई जाती है। तो ये तो नीति शास्त्र और नैतिकता में जो है वो डिफरेंस था। अब हम पढ़ते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तो नैतिकता से क्या लाभ होंगे। तो नैतिकता से
तीन तरह के लाभ होंगे। एक तो समाज के स्तर पर लाभ होंगे, दूसरे व्यक्तिगत स्तर पर लाभ होंगे, और समाज के स्तर पर लाभ होंगे, और संगठन के स्तर पर भी जो है नैतिकता से लाभ होंगे। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर क्या लाभ होंगे, लोगों में विश्वसनीयता बनेगी। और कोई व्यक्ति नैतिक है, अच्छा व्यक्ति है, तो लोगों को उस पर विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस व्यक्ति का खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, खुद अपना जो है वो काम करेगा। तीसरा, व्यक्ति समाज पूंजी की तरह देखा जाएगा। जो अगर वो कोई व्यक्ति नैतिक है तो समाज में सामाजिक पूंजी की तरह देखा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये काम का व्यक्ति है, इसकी जो है इसकी जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी तो लोग उसके जो है अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और संबंध बेहतर होते हैं। और ये व्यक्ति नैतिक है तो उससे दूसरों के संबंध और रिलेशन बेहतर होते हैं, संबंध बिगड़ते नहीं है और लोगों की भी इज्जत होगी। ये तो मिलेगा ही, कोई व्यक्ति अच्छा होगा तो कहा जाएगा कोई व्यक्ति अच्छा है, इससे जो दोस्ती बनाने में चाहिए। समाज के स्तर पर ये तो व्यक्तिगत स्तर पर लाभ होंगे। और समाज के स्तर पर क्या लाभ होंगे, समाज में शांति रहेगी। अगर सारी समाज के व्यक्ति जो है वो नैतिक हो जाए तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, चोरी डकैती नहीं होंगी, यानी अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, समाज में शांति आएगी। दूसरा, भाईचारे की भावना बढ़ेगी। अगर लोग नैतिक हैं, मानते हैं कि हमें मनुष्य और मनुष्य का धर्म है दूसरी मनुष्य की हेल्प करना, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जाति अलग हो सकती है, लेकिन इन सब में कॉमन है कि हम सब जो है मनुष्य हैं। तो अगर सभी में ये भावना आ जाए तो आपस में भाईचारा की भावना बढ़ेगी, लोग जो प्यार मोहब्बत से रहेंगे। समाज में अच्छे मूल्यों का विकास होगा। और जो है समाज में जो है अच्छे मूल्यों का विकास होगा, लोग जो है समाज जो तरक्की करेगा, डेवलप करेगा, और समाज में समानता होगी। और समाज में समानता होगी जब लोग सोचेंगे सब जो है आपस में हमें एक ही स्पीसीज, एक ही प्रजाति के हैं, हमें जो है सबको एक, जब प्रकृति ने सबको इक्वलिटी दी है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम भी आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, तो समाज में क्या समानता आएगी। औरतों को जो है, महिला को जो है सम्मान दिया जाएगा, और छुआछूत की जो है बीमारियाँ खत्म हो गई, ऊँच नीच खत्म हो गई, लोग जो है एक साथ रहने लगेंगे और संसाधनों को मिल बांट कर जो है यूज करने लगेंगे। उस समाज में न्याय होगा, और समाज में जो है वो न्याय आएगा, किसी के हक में फैसला नहीं होगा, अपराधी को सजा मिलेगी और जो अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। इस समाज में न्याय आएगा अगर उस समाज में नैतिकता को बढ़ावा मिले तो। उस संगठन, कोई संगठन है उसमें क्या फ़ायदा होगा नैतिकता का, कि संगठन की विश्वसनीयता बढ़ेगी। और कोई कंपनी है तो उसका लोगों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, लोगों को उसके प्रति विश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये जो है ये कोई संगठन है, ये कोई कंपनी है, ये खराब माल नहीं बेचेगी, ये हमारे साथ बुरा नहीं करेगी, ये अच्छी करेगी, तो इसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। दूसरा, नियोक्ता यानी ओनर और कर्मचारी संबंध अच्छे होंगे। एक कंपनी में एक तो ओनर होता है और जो है स्टाफ होता है, उन दोनों में जो है अगर उसमें अंदर नैतिकता का मूल्य आ जाए तो सब जो आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तीसरा, हितधारकों को लंबे समय तक लाभ होगा। और कोई इसमें शेयर जो अगर उस कंपनी ने अपने शेयर मार्केट में शेयर उतार दे और जो जिसने शेयर खरीदे हैं तो उसके वजह लंबे समय तक लाभ होगा। उनने वो बिल्कुल फियरलेस डर नहीं होंगे, उन्हें डरपोक नहीं होंगे, डर नहीं होगा इस चीज़ का कि संगठन जो कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी। चौथा, संगठित छवि समाज में अच्छी होगी, समाज में जो है उसकी इमेज है वो अच्छी होगी, कोई कंपनी होगी संगठन की। पाँचवा, आपस में कर्मचारी सहयोग बढ़ेगा, जो कर्मचारी स्टाफ काम करेगा वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और साथ में जो काम करेंगे। ये अगर संगठन के अंदर नैतिकता आ जाए तो ये होगा नैतिकता से लाभ। व्यक्तिगत लाभ 5 लाभ हो गए, सामाजिक स्तर पर ये 5 लाभ हो गए और संगठन स्तर पर जो है ये 5 लाभ होंगे। तो ऐसे जो है एग्जाम में लिख सकते हैं कि नैतिक, अगर क्वेश्चन आ जाए नैतिकता क्या, नैतिकता का लाभ बताइए, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं और बीच बीच में जो है एक आधे एग्जाम्पल भी दे दे तो और भी अच्छा रहेगा। नैतिकता से हानि, अब हर सिक्के के जो है वो 2 पहलू होते हैं, तो नैतिकता से जो है जब फ़ायदा होगा नुकसान भी होगा, लेकिन फ़ायदा देखो ज़्यादा होगा, यानी मान लो 90% तो जो है फ़ायदा होगा और 1% जो है वो हानि होगी। 1% हानि में नहीं, सॉरी 90% जो है वो फ़ायदा हो, 10% जो है वो हानि होगी। 10% क्या होगा, अलग बोलेगा नैतिकता से लाभ की तुलना में हानि कम होती है। नैतिक, अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तो वो जो मान ले कि वो करप्शन नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई IAS ही मान लिया कोई बैठा हुआ है, तो अगर वो नैतिक है तो उससे लाभ नहीं होगा, हमेशा जो करप्शन नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लोगों का पैसा नहीं खाएगा, जहाँ सरकार ने पैसा दिया है कि यहाँ पर लगाना तो वहीं पर लगाएगा, तो उससे लाभ, नैतिकता से लाभ कम होता है। पहला तो ये तो मैंने नैतिकता से लाभ की तुलना में हानि कम होती है, ये तो ठीक है, लेकिन लाभ जो है लाभ ये जो मैं बता देता हूँ जबान से निकल गया, तो ये बिल्कुल ठीक है, लाभ कम होगा नैतिकता से। दूसरा, अनैतिक व्यक्ति संबंध खत्म होंगे। अगर कोई नैतिक व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और वो शुरू से उन व्यक्ति के साथ उठता बैठता आया रहा हो, जो थोड़े बहुत अनैतिक हैं, यानी कहीं बेईमानी कर लेते हैं, दूसरों को जो दबाते हैं, मतलब कुछ बुरे काम कर देते हैं, तो उसके संबंध उसके उनसे खत्म हो जाएंगे।
तीसरा, पद पर रहते हुए व्यक्ति उसका अनैतिक लाभ नहीं उठा पाएगा। जैसे मैंने ऊपर कहा था, तो ये नीचे अगर हम इसे फिट कर ले, तो अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर है, ऊंची पोस्ट पर है, तो उसका नैतिक प्रयोग नहीं कर पाएगा, करप्शन नहीं कर पाएगा, अपना फायदा नहीं कर पाएगा। परिवारवाद भाई भतीजावाद का वहाँ यूज नहीं होगा। परिवारवाद भाई भतीजावाद से क्या मतलब, इससे मतलब ये है कि व्यक्ति जो है अपने परिवार को फायदा नहीं पहुंचाएगा अपने पद पर रहते हुए, और अपने परिवार के सदस्यों को जो है वो आगे बढ़ाने के जो प्रयास नहीं करेगा, बल्कि जो है जो से काम दिया गया उतना नहीं करेगा, और जो ईमानदारी से करेगा। और नैतिक व्यक्ति बहाने बनाकर लोगों को नहीं फंसा सकेगा। और कोई व्यक्ति नैतिक है तो उसके अंदर टालने की भावना नहीं आएगी। कोई व्यक्ति ना टाल देगा, इनसे बोल दे कि कल तुम्हारा काम होगा या परसों तुम्हारा काम होगा, ऐसे टालते रहते हैं, तो टालने की भावना नहीं आएगी, या तो साफ मना कर देगा या फिर काम कर देगा, इससे लोगों को फंसाएगा नहीं। तो ये नैतिकता के लाभ थे, और इन नैतिकता की हानि का भी तुम्हें दूंगा, तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास के एंड में। अब जो सार्वजनिक पद संभालने वाले अधिकारी के जीवन में नैतिकता, यानी जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, उनके अंदर जो है नैतिकता किस पैमाने पर पाई जानी चाहिए। तो सार्वजनिक या सरकारी पद उन व्यक्तियों को इंगित करता है जो बड़े पैमाने पर जनता के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यानी सार्वजनिक पद पर वो व्यक्ति होते हैं जो समाज में अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, लोगों की जनता के प्रति, यानी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें ज़्यादातर भुगतान सार्वजनिक कोष से किया जाता है। इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी, चुने हुए प्रतिनिधि, लिमिटेड कंपनियों के अधिकारी आते हैं। जो सार्वजनिक पद यानी सरकारी पद पर जो व्यक्ति होते हैं, इन्हें जो सैलरी मिलती है वो सरकारी खजाने से मिलती है, और इसमें जो है सरकारी कर्मचारी IAS, IPS, SDM और चुने हुए प्रतिनिधि PM, CM, सांसद, विधायक और लिमिटेड कंपनी के मैनेजर, ये सभी इसमें आते हैं सार्वजनिक पद में। उन्हें नैतिक जीवन में नैतिकता इनके जीवन में नैतिक उनके जीवन में नैतिकता निम्न प्रकार से प्रकट होती है। जो सार्वजनिक पद संभालने वाले, सरकारी पद संभालने वाले व्यक्ति हैं, इनके जीवन में नैतिकता इस आधार पर होनी चाहिए। पहला क्या है, जनहित को निजी हित से अधिक महत्व देना। दूसरा, लोक निधि का संरक्षण करना। तीसरा, नियमों का पालन करना। चौथा, गैर भेदभाव रहना। पांचवा, न्याय संगत रहना। पांचवा, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखना। जैसे पहला, जनहित को निजी हित से अधिक महत्व देना, यानी जनहित से तात्पर्य समाज के हित से है, और निजी हित से व्यक्ति, उसके परिवार सदस्य, मित्र एवं स्वयं के हित शामिल है। यानी जो व्यक्ति अगर कोई सरकारी पद संभाल रहा, ऊंची पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, तो उससे क्या करना चाहिए कि जो समाज है उसके हित में काम करना चाहिए, ना कि अपने और अपने परिवार दोस्तों के हित में काम करना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी को सामाजिक हित सर्वोपरि रखना चाहिए, और परिवारवाद, मित्र लाभ से बचना चाहिए। जो सरकारी पद संभालता है व्यक्ति, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है अपने हित से ऊपर समाज का हित रखेगा, और जो है परिवारवाद में नहीं उलझेगा, अपने परिवार के सदस्यों को और अपने दोस्तों को लाभ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि जिस काम के लिए उससे कोई काम दिया गया है तो वही उसी में जो है काम करेगा, और अन्य जो है फालतू काम में नहीं लगेगा, दूसरों को फायदा नहीं पहुंचाएगा, अपने पोस्ट का मिसयूज नहीं करेगा। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को निजी हित व सार्वजनिक हित में समझौता नहीं करना चाहिए, और न संवेदनशील जानकारी तक पहुँच को उपयोग करना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट पद संभाल रहा है, गवर्नमेंट पोस्ट पे है, तो उसे जो है अपने हितों से ज़्यादा जो पब्लिक है, लोग हैं, उनके हितों को टॉप पे रखना चाहिए, और अगर उसके पास कोई गुप्त जानकारी है, उस जानकारी को अपने मिलने जुलने वालों को नहीं देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की शेयर बाजार की जानकारी देना, जैसे कोई सेबी का कोई अध्यक्ष है, सेबी शेयर मार्केट का कंट्रोल करती है, तो कोई शेयर मार्केट का अध्यक्ष बन गया, तो उसे जो है कौन सी कंपनी के शेयर जो महंगे होंगे या कौन सी कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है, इसकी जो गुप्त जानकारी होती है, लोगों को नहीं बतानी होती। तो ये जानकारी जो लोगों में शेयर नहीं करनी चाहिए, लोगों को नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लोगों को पता लग जाए अपने परिवार वालों को, दोस्तों वालों को, कि ये कंपनी जो है IPO लेकर आने वाली है, शेयर मार्केट में जो अपने शेयर लेकर आने वाली है, और उसके भविष्य में जो प्रॉफिट होगा, तो अगर ये अपने परिवार वालों को, दोस्तों बता देगा, तो उससे क्या होगा, उसके परिवार और दोस्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लेंगे, और अन्य व्यक्ति को जो उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा, ये अपने पोस्ट का मिसयूज कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल कर दिया कि अपने पोस्ट को जो मिसयूज नहीं करना चाहिए, बल्कि गुप्त जानकारी उसे गुप्त ही रखना चाहिए, उसे सार्वजनिक करनी चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी हो। दूसरा, लोक निधि का संरक्षण करना। जो लोग सार्वजनिक पदों को संभालते हैं, लोग यानी लोग, यहाँ पर ये थोड़ा ये गलत होगा, ये जो लोग या जो व्यक्ति, जो लोग या
व्यक्ति सार्वजनिक पदों को संभालते हैं वे अक्सर लोक निधि को भी संभालते हैं। उन्हें इसका प्रयोग केवल अभिप्रेरित यानी दिए हुए उद्देश्य के लिए करना चाहिए। यानी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें जो है जो पब्लिक अकाउंट जो है वो इन्हें दे दिया जाता है कि इसके इतना इतना जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो है, सोशल वेलफेयर के लिए तुम्हें इसका यूज करना है, इसे वो करना है। तो क्या करते हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि तो जो जिस कार्य के लिए तुम्हें ये लोग निधि दी गई, यानी एक पब्लिक अकाउंट, एक अकाउंट दिया गया, पैसे दिए गए हैं, तो उसी का यूज करें, अन्य जगह इसका यूज ना करें, यानी अपने फ़ायदा ना करें। कि जो है कहीं पर एक पुल बनाना है, किसी IAS SDM को उसके अप्रूवल देना है, तो उससे सरकारी तरफ से एक मतलब एक फंड में लगाया कि इतने फंड में तुम्हें ये बनाना है, या किसी विधायक को, तो उसे ये करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा पुल बनाइए, नहीं कि 100 रुपये का सरकार से 1000 रुपये का टेंडर ले लिया और वहाँ पर जो ठेकेदार को जो 1000 रुपये टेंडर दे दिया, तो वो 1000 रुपये वाला ही 100 रुपये वाले ही जो है पुल बना कर देगा, ना कि 1000 वाला। अगर ये 1000 वाला, तो 100 रुपये वाला पुल है वो कभी भी गिर सकता है, लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। यानी अगर हमें पीछे से 1000 रुपये मिले लगाने के लिए, तो 1000 रुपये लगे, ना कि उस पर अपनी बचाव करें, अपनी बचत के लिए पैसा बचाएं। समय से पैसे भुगतान करें, लोक कल्याण पर खर्च करें, ना कि अपने लाभ के लिए। जिस भी गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है उन्हें अगर कोई अकाउंट दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो उसका पैसा जो है उस समय पे भुगतान करना चाहिए। यानी जैसे कि हम मान लें कि सरकार ने स्कीम निकाली कि प्रत्येक महिला को 2-2 हज़ार उनके अकाउंट में जाएंगे, तो 2-2 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये तो उनके अकाउंट में तुरंत जो है हमें डाल देनी चाहिए, ना कि अपने पास रोक कर रखना चाहिए। हमने आधे में डाल दिया, आधे में डाल लेनी है, तो समय पर भुगतान कर देना चाहिए और लोक कल्याण पर खर्च करना चाहिए। और जो हमें पैसे मिल रहे हैं, सांसदों को लगभग 5 करोड़ रुपये मिलता है कि वह जो है अपने आसपास का जो एरिया है उसे डेवलप करने में लगाएगा। तो सांसदों तो ये उम्मीद, एग्जाम्पल के लिए सांसद ये उम्मीद की जाती है कि उन 5 करोड़ रुपये लगभग उन्हें जो वहीं पर ही खर्च करेगा, ना कि जो है अपनी बचत के लिए, अपना बचाव के लिए से अपने लिए बचा लेगा और थोड़े बहुत खर्च करके दिखावा कर देगा अपने लिए, ना कि अपने लिए। जैसे किसी प्रिंसिपल को फीस रिटर्न करनी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जो मैंने पूरा नहीं लिखा, तो ये सुन लेना और अपना पूरा लिख लेना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर मान ले किसी कोई सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल में जो है सरकार ने जो फीस माफ़ कर दी 12वीं क्लास की। जैसे बच्चे 11 क्लास से 12 क्लास में आए हैं, तो एक फ़ीस लगती है एग्ज़ाम फीस, तो सभी बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी। तो कुछ दिनों बाद सरकारी नोटिफिकेशन आया कि हमने सभी बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी। तो जो फीस प्रिंसिपल के पास थी वो तुरंत उन्हें वापस करनी चाहिए, ना कि उन पैसों को अपने अकाउंट में रखें या फिर शेयर मार्केट में लगाए कि जो है इससे मैं फ़ायदा ले लूँगा और जो बच्चे पास आउट होंगे उन्हें उसके पैसे लौटा दूंगा। यानी पैसे तो वो लौटाएगा, लेकिन अपना फ़ायदा करके लौटाएगा कि अगर बैंक में जमा कर दे ब्याज मिल जाएगा, 1 साल तक ब्याज मिलता रहेगा, या फिर शेयर मार्केट में लगा देगा, तो उससे जो है शेयर अगर बढ़ेंगे, शेयरों की डिमांड बढ़ेगी, तो मैं शेयर बेच के बच्चों को पैसे दे दूँगा और जो प्रॉफिट होगा अपने पास रख लूँगा। तो अगर तो उन्हें तुरंत जो रिफंड करना चाहिए, वापस करना चाहिए, ना कि अपने पास रोकना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल इसका लोक नीति का संरक्षण का था। तीसरा जो है, जो लोक सेवक या सार्वजनिक पद संभालने वाले व्यक्ति है उनसे उम्मीद की जाती है कि विनियमों का पालन करना। यानी जो लोग किसी संगठन के प्रमुख होते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका संगठन सभी नियमों और मानकों का पालन करे। किसी व्यक्ति को किसी संगठन का या किसी बड़े समूह का इंचार्ज बना दिया जाए और उससे ये उम्मीद की जाती है कि जो नियम सरकार ने बनाए वो नियमों का जो पालन कराएगा। लेकिन वे कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वे भी इसी संगठन का हिस्सा है। जो नियम दूसरों के लिए हैं वे स्वयं के लिए भी हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया और किसी मतलब बहुत बड़े संगठन को लीड कर रहा है और जो नियमों का पालन करवा रहा है, लेकिन उसे ये भी याद रखना चाहिए कि मैं भी संगठन का हिस्सा हूँ। जो संगठन कर्मचारियों के लिए, जो नियम संगठन के कर्मचारियों के लिए है वो नियम मेरे लिए भी है, तो उसको मुझे फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल, ट्रैफिक पुलिस हेड का खुद हेलमेट या सीट बेल्ट लगाना। कोई जो है ट्रैफिक पुलिस का हेड है, उसे कह दिया कि तुम्हें 10 की ड्यूटियाँ लगा दी, 3 की ड्यूटियाँ लगा दी, 4 की ड्यूटी फला रोड पर लगा दी। अब उससे अगर वो ट्रैवल करेगा तो उससे खुद, अगर बाइक से ट्रैवल करेगा तो खुद हेलमेट लगाना चाहिए अगर वो नैतिक है, और अगर वो कार चला रहा है तो उसे सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए, ताकि दूसरों को इससे वो मिले कि मतलब मोटिवेशन मिले कि अगर ये इतने बड़ा अधिकारी होकर या ये करे तो मैं भी करना चाहिए।
चौथा गैर भेदभाव या तटस्थ, ऐसे व्यक्ति को तटस्थ होना चाहिए। जो सार्वजनिक पद संभालते हैं, जो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि ऐसे व्यक्ति को तटस्थ रहना चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति को लोगों के बीच धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान महत्व देना चाहिए। और कोई जो है कोई नेता है, राजनेता है, मंत्री है, या कोई SDM है, IAS है, IPS है, तो उसको उम्मीद की जाए तटस्थ रहे, यानी जो है व्यक्ति किसी में भेदभाव ना करे किसी भी आधार पर। अगर ऊंच नीच की भावना का कि ऊंची अपनी जाति को फायदा पहुंचाना, दूसरी जाति को हीन समझना, या एक धर्म को टारगेट करना, दूसरे धर्म को जो है फायदा पहुंचाना, ऐसे करना, बल्कि सभी को समान लेकर चलना चाहिए। और जो काम वो दूसरे के लिए करे वो अन्य के लिए भी कैसे वही करना चाहिए, बल्कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। पांचवा न्याय संगत, सार्वजनिक पद संभालने वाले व्यक्ति को न्याय संगत होना चाहिए। अपराधी को चाहे वे कितने भी बड़े व्यक्ति या परिवार के सदस्य क्यों न हो, कानून के आधार पर सजा दिलवानी चाहिए। जो सार्वजनिक पद संभालने वाले व्यक्ति जैसे जज होते हैं, अगर वे किसी हक के हक में से फैसला देना तो ये न देखे कि वो बड़ा आदमी है, इसे सजा नहीं दिलानी चाहिए, या फिर मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा करीबी है, मेरे दोस्त का, या फिर किसी की जो किसी राजनेता फ़ोन आएगा कि तुम इसके हक में फैसला नहीं देना है, हक में फैसला देना है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जज को जो है कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार जो है वो कार्य करना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम नहीं करना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखना, सार्वजनिक पद संभालने वाले व्यक्ति को कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी सरकारी गतिविधि या अन्य से नुकसान न पहुंचे। जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं उन्हें जो है जो कमजोर वर्ग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। और सरकारी गतिविधि से ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी सरकारी कारण से किसी को नुकसान न पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी SDM को या फिर IPS को या किसी बड़े अधिकारी को ये नोटिफिकेशन मिला कि तुम्हें ये सड़क के बराबर में बड़ी झुग्गी झोपड़ी को हटाना है, तो झुग्गी झोपड़ी हटाने से पहले उसने ये उस व्यक्ति को जो उस पद को संभाले हुए है ये करना चाहिए कि उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए या तो मुआवजे का इंतजाम करे, या फिर उन्हें कोई अन्य जगह जो घर दे, ज़मीन दे, ना कि आया बिल्डोजर लेकर आया उसे तोड़ फोड़ कर दिया। तो उस व्यक्ति ये उम्मीद की जाती है। अगर कोई नियम कानून बनाए तब भी उससे नैतिकता के आधार पर इनका निर्माण करना चाहिए। और कोई व्यक्ति नियम या कानून बना रहा है तो उसमें भी उसे नैतिकता को फॉलो करना चाहिए। ये तटस्थ होकर, यानी सभी के हित में जो है कानून बनाना चाहिए, ना कि एक वर्ग को नुकसान हो, दूसरे वर्ग को फायदा हो, बल्कि दोनों को फायदा हो, और नुकसान हो तो दोनों को समान नुकसान हो। तो ऐसे कानून बनाना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, और न्याय संगत हो, सभी के हित में होना चाहिए, और कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए कानून बनाना चाहिए, कि ऐसा कानून ना बने जिससे कमजोर लोग जो है उनका नुकसान हो। तो ये था हमारा समाज, जो सारे पद संभालने वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन में क्या क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए, ये सब ये थे। अब निजी जीवन में नैतिकता की कुछ पॉइंट है, वो जो ऐसे के ऐसे ही है ना, लाइन है या फिर उनके कथन है, ये ऐसे के ऐसे जो है एग्जाम पे अक्सर दे दी जाते हैं, और कहा जाता है कि स्पष्ट करें इनका, मतलब ऐसे दे देगा उसके बारे में लिखना होता है। जैसे एक कथन ये फेमस है, ये भी दे सकता कभी एग्जाम में, नैतिक विचार का पहला गुण अच्छी सोच रखना है, ना कि दूसरे के प्रति गलत विचार रखना। ये इतना दे देगा, और इसके बारे में ऐसा कहेगा पेपर में कि तुम इसके बारे में 150 शब्द 250 शब्द लिखो। तो ऐसे शब्दों कैसे हमें वो कैसे मतलब कैसे करना है, कैसे सोल्व करना, तो इसके बारे में मैं थोड़े 3-4 जो है ऐसे कथन लिए, उनके बारे में विस्तार से मैंने बताया है। क्वेश्चन क्या है, नैतिक विचार का पहला गुण अच्छी सोच रखना, ना कि दूसरे के प्रति गलत विचार रखना। तुम क्या करें, पहले सबसे पहले किसी अगर कोई महान व्यक्ति है तो उसका स्टेटमेंट रख दे। जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद का रखा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दिन में एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप दुनिया के एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। ये इससे बिल्कुल मेच खा रहा है कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि व्यक्ति को दिन में अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, मैं किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपना जो है अपने आप को नहीं देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा, वो या तो अपराधी बन जाएगा तो महान नहीं बन पाएगा। तो उसे अपने बारे में जो है देखते रहना चाहिए, अपना कोई जो है वो मोल भाव करते, अपना भी जो है क्या बोलते हैं उससे, एक उर्दू वर्ड है मुहासबा, अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, अपने आप को जांचना परखते रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखने के बाद तो फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे।
क्वेश्चन क्या था, नैतिक विचार का पहला गुण अच्छी सोच रखना है, ना कि दूसरे के प्रति गलत विचार रखना। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अक्सर कहा करते थे कि क्वेश्चन को समझना ऐसा, अगर किसी ने क्वेश्चन को समझ लिया तो ऐसा है जैसे उसने आधा क्वेश्चन आधा आंसर लिखना, यानी पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर दो। तो उस नैतिक विचार का पहला गुण अच्छी सोच रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नैतिक है तो उसका पहला गुण ये होना चाहिए कि वह जो दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखे, ना कि दूसरे के प्रति गलत विचार रखना, ना कि दूसरे के प्रति किया जाता है ऐसे ही है बुरा है। अगर वो बुरा भी है तब भी उसमें 100 खामियां है तो एक अच्छाई होगी, उस अच्छे को उसमें देखना चाहिए। तो ये हमें एक जो इमेज बन गई कि हमें किस आधार पर जो क्वेश्चन लिखना है। तो इसके लिए हमने स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट लिख दिया और फिर लिखना शुरू कर देंगे कि विचारों से ही मत राय निकलते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में राय उसके व्यक्तिगत विचारों से स्पष्ट होती है। यानी जो व्यक्ति किसी किस तरीके से बात करता है, अगर व्यक्ति किसी तरीके से बात करता है तो उस व्यक्ति के बारे में उस आधार पे जो है राय निकलती है कि व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है। किसी व्यक्ति के बारे में राय उसके व्यक्तिगत विचारों से स्पष्ट होती है कि जैसे वो बातचीत करेगा, जैसे विचार निकालेगा, जैसे लोग जिस नज़रिए से जो है समाज को देखेगा तो उसके बारे में कहा जाता है या तो अच्छा व्यक्ति या फिर बुरा व्यक्ति है। इसलिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम जब तक कि दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा होने के बारे में संदेह के अलावा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो। कि हमें हमेशा जो है दूसरे के बारे में अच्छे सोचना चाहिए जब तक कि हमें कोई एविडेंस, कोई सबूत न मिल जाए कि ये बुरा है। निम्नलिखित कारणों से दूसरे के बारे में बुरा सोचना गलत है। ये कुछ कारण है बताएं कि इसके बारे में, इनके आधार पर अगर हम किसी को गलत कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे दूसरों के बारे में गलत भावना रखना खुद को परेशान करता है, यानी नकारात्मक विचार मानसिक शांति को भंग करते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त है, अगर हम उसे बराबर कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है बस, तो हम उसके प्रति हमेशा सोच विचार में रहेंगे, कहेंगे यार ये तो बुरा दे मानसिक शांति, मानसिक यानी माइंड में जो है वो हमारा मन जो है एक जगह नहीं लगेगा, बल्कि उसके बारे में सोचते रहेंगे, चाहे पड़ोसी के ऊपर या भाई के ऊपर या फिर दोस्त के ऊपर। इसे हम सेट कर लें तो हमेशा दूसरे बारे में अच्छा सोचे कि ये अच्छा है। हमें यह क्लियर नहीं होता कि हमारे विचार सही है या नहीं। किसी के बारे में सोचना, बुरा सोचने फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। इसलिए कभी कभी ये होता है कि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उससे हमारा फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है लेकिन नुकसान हमारा हो जाता है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक विचार और एक व्यक्तित्व रखने का हकदार है। हम यह आंकने वाले कोई नहीं कि यह गलत है या सही। हर व्यक्ति को या फिर प्रकृति कह दे या गॉड कह दे या भगवान या अल्लाह कह दे कि उसने हर व्यक्ति को ये फ्री विल दी है कि वो अपने विचार रखे और अपना अपना एक जो है व्यक्तित्व बनाए, अपने आप को एक मतलब अच्छा व्यक्ति बनाए। तो हम जब नेचुरली ये चीज़ है कि किसी व्यक्ति को ये हक मिला हुआ कि अपने विचार रख सकता है किसी चीज़ के बारे में या फिर वो अपना व्यक्तित्व बना सकता है, तो हम ये कोई नहीं होते कि उससे सुधारने वाले हम कौन होते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहने आते हम कोई नहीं होते जब ये नेचुरल है। तो जो भी हम सोचते हैं कि ये गलत है वह किसी अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों मजबूरी के अनुसार सही भी हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि यार ये आदमी गलत कर रहा है, लेकिन हम उसके जो है डीप में नहीं जा पाते, गहराई में नहीं जा पाते। और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जो गलत कर रहा है, कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत काम कर रहा है कि उसके लिए अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो हमने कह दिया यार ये चोर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चोरी करना उसकी मजबूरी हो, कि उसके एक परिवार है, छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, भूखे भूखे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें थोड़ा सा अनाज चुरा लिया और बच्चों को पेट भर लिया, तो हम तो कह रहे हैं चोर है, लेकिन उसकी मजबूरी नहीं दिख रहा है कि उसकी पीछे की मजबूरी क्या है, चोरी करने की मजबूरी है। इसलिए हमें दूसरों को जो है बुरा भला नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है या ऐसा है। अच्छी सोच रखने से अच्छे औपचारिक या अनौपचारिक संबंध विकसित करने में मदद मिलती है। और कोई व्यक्ति अच्छी सोच रखता है तो उससे संबंध बेहतर होते हैं। लोग कहेंगे यार ये व्यक्ति ऐसा है कि बुरों को भी बुरा नहीं कहता, बुरों को भी अच्छा कहता है, ये किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखता, तो उसका जो है समाज में जो है उसका इमेज जो बहुत अच्छी बनती है। अभी एग्जाम्पल, इन सबका एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, रोजाना कक्षा में देर से आता है। असल में जो एथिक्स का पेपर है इसमें अगर हम जब क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जब हम अपनी बात को लिख पाते हैं, लेकिन एग्जाम ये लंबा चौड़ा एग्जाम्पल हम अगर लिख देते हैं तो इससे क्या होगा, जो टीचर है उसके ऊपर एक वो जाएगा इमेज कि हाँ ये व्यक्ति जो है समझदार है, इस टॉपिक के बारे में समझता है। तो हमें इससे एग्जाम्पल यूज करना, विथ में एग्जाम्पल यूज करना चाहिए, चाहे एग्जाम्पल खुद बनाओ या फिर किसी बुक से लो। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त रोजाना कक्षा में देर से आता है। उसके बारे में ये सोचने की बजाय कि वह आलसी है, समय का पाबंद नहीं है, ये सोचना बेहतर होगा कि वह एक पड़ोसी गांव में रहता है, अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने के बाद पैदल चलकर स्कूल आता है। इस क्वेश्चन का टॉप
क्या रोशन किया था, नैतिक विचारों का पहला गुण अच्छी सोच रखना है, ना कि दूसरे के प्रति गलत विचार रखना। अगर कोई व्यक्ति नैतिक होगा तो वो अपने दोस्त के बारे में भला बुरा नहीं सोचेगा, बल्कि अगर उसका कोई दोस्त है वो क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में लेट से आ रहा है, तो मैं ये नहीं सोचना कि यार ये तो आलसी है या समय का पाबंद नहीं है, बल्कि उसके बारे में सोचो ये ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो लेट आ रहा है। तो अगर सुबह मजबूरी हमें समझ में आ गई तो क्या होगा, तो हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। कि जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई किसी का कोई दोस्त है, वो रोज़ाना जो स्कूल से लेट से देरी से आ रहा है, तो उसे हमें ये नहीं कहना चाहिए आलसी या समय का पाबंद नहीं है, बल्कि ये करना बल्कि सोचना चाहिए कि ये एक पड़ोसी गाँव में रहता है, इसे एक छोटा भाई भी पहले अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ेगा फिर अपने स्कूल आता है। तो इससे जो है हम उसके प्रति जो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे, अगर हम ऐसा पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, इससे ये फ़ायदे होंगे कि उसे देखते ही मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। उसके साथ सामूहिक गतिविधि में ध्यान नहीं भटकेगा। जैसे ही अगर मैं उसके प्रति पॉजिटिव विचार रख लूँगा तो उससे क्या होगा कि उसे देखते मेरे दिल में जो नेगेटिव थॉट है वो नहीं आएंगे। सोचूंगा कि हाँ भैया इसकी मजबूरी है, मजबूरी कारण जो है ऐसा कर रहा है। उसके साथ सामूहिक गतिविधि में ध्यान नहीं भटकेगा। अगर मैं उसके साथ कोई पार्टिसिपेट करता हूँ किसी काम में तो मैं ध्यान नहीं भटकेगा, उसके बारे में बुरा भला सोचूंगा, बल्कि उसे अपने एक साथी के रूप में देखूंगा। उसमें मैं बिना साक्ष्य के कभी किसी के निर्णय पर नहीं जाऊँगा। उससे मेरा एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर मुझे किसी के ऊपर डिसीजन लेना हो तो पहले एविडेंस देखूंगा, सबूत देखूंगा, फिर जो है डिसीजन लूँगा। उससे दोस्ती गहरी होगी, और जो है दोस्ती गहरी होगी मतलब उसके साथ बर्ताव से, उसके साथ रहने से, उसके बारे में अच्छा सोचने से दोस्ती गहरी होगी, और उससे मुझे जीवन में बहुत कुछ सबक सीखने को मिलेगा। अगर मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा तो जीवन में मेरे साथ लंबे समय तक रहेगा, तो उससे क्या होगा, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं उसके बारे में बुरा सोच लूँगा तो उसमें संबंध टूट जाएगा, तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं उससे। तो ये हमारा इसका आंसर ये पूरा यहाँ से बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 10 नंबर के। नैतिक विचार का पहला गुण अच्छी सोच रखना है, ना कि दूसरे प्रति गलत विचार रखना। ये इतना अगर तुम लिख दोगे तो जो है 7-8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा एक कथन, ये वही बने जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसके बारे में मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, किसी ने क्या खूब कहा है। मुझे यहाँ पर कोई विचारक का बारे में याद नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, खुद से स्टेटमेंट बना दूंगा और ऐसे लिख दूंगा, किसी ने क्या खूब कहा, एक दोस्त का गद्दार होना 100 दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा जो एक स्टेटमेंट पुरुषों लिख देंगे। वही बने, पहले क्वेश्चन को समझिए, वही बने जिसकी आप कल्पना करते हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ कि दोस्त सामने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा रहे, तो पहले ये देख ले अच्छे काम करे कि मैं वो अच्छे काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो पहले ये अपना आप को जांचना और भाप लेना चाहिए। तो इसके ये मेरे माइंड में इमेज बन गई, इसके आधार पर लिखना है। तो एक स्टेटमेंट लिख दिया कि एक दोस्त गद्दार होना 100 दुश्मनों से ज़्यादा खतरनाक है। कई व्यक्ति दूसरों के सामने अच्छे और नैतिक होने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता तो वे पुनः नैतिक आदतों में मुबतले शामिल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि दूसरों के सामने तो बस गांधी बन जाएंगे या अब्दुल कलाम आज़ाद बन जाएंगे, और जब कोई नहीं देख रहा होता तो सबसे बड़े जो अपराधी बन जाएंगे। तो अगर मैं अकेले में हूँ या दूसरों के सामने हूँ, जैसे मैं दूसरों के सामने बर्ताव करता हूँ, बिहेव करता हूँ, वैसे ही जो है मेरा व्यवहार जो बर्ताव रहा है वो अकेले में रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि मैं वही हूँ जो पहले था, और अब भी अकेले में वही रहूँगा और दूसरों के सामने भी वही रहूँगा। यहाँ पर आदतों का नहीं, बल्कि मुद्दा दूसरों के सामने दिखावा करने का है। बहुत से दूसरों के सामने दिखावा करते हैं, दूसरों के सामने तो जो बहुत लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे और बहुत ईमानदार बन जाएंगे, लेकिन अकेले में क्या करते हैं पता नहीं होता। जो कुछ भी व्यक्ति दूसरों के सामने नहीं करना चाहता उसे अकेले में भी वह सब नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति दूसरों के सामने धूम्रपान नहीं करना चाहता या उसकी हिम्मत नहीं होती तो उसे ऐसा अकेले में भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे के सामने जो है बीड़ी सिगरेट नहीं पीता तो उसे अकेले में भी नहीं करना चाहिए। तो ये वही है जो दूसरे के सामने वही अकेले में भी है। ये इस बात पर जोर डालता है, ये स्टेटमेंट जो है इस बात पर जोर डालते हैं कि एक व्यक्ति को अपना असली व्यक्तित्व दिखाना चाहिए जैसे वह वास्तविकता में है, अन्यथा बाद में सच्चाई सामने आने पर अपना तो नुकसान होगा ही, साथ में दूसरे को जिनसे हमारा गहरा नाता उसने भी हानि होगी। यानी अगर हम दिखावा करते हैं, दूसरे के सामने कुछ है, अपने सामने कुछ और, अकेले में कुछ और है, तो इससे क्या होगा, तो हमारा तो नुकसान होगा ही, साथ में हमारा साथ ही है, हमारे साथ वाले परिवार उसको नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए समाज किसी शरीफ और इज्जतदार व्यक्ति की औलाद समाज में
किसी शरीफ इज्जतदार व्यक्ति की औलाद धूम्रपान चोरी करती है और घर में उस व्यक्ति को नहीं पता या वे उससे छिपाते हैं और वह व्यक्ति अपने लड़के की तारीफ खूब करता हो, अगर इसका पता गली मोहल्ले वाले को लग जाए कि इनका बेटा नशेड़ी या चोर है तो उसकी बेइज्जती होगी, लोग ताना मारेंगे। अगर उस व्यक्ति को सदमा लग गया तो वह सुसाइड कर लेगा, इससे पूरा परिवार प्रभावित हो जाएगा। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक और फिट बैठता है कि जैसे हम बाहर हैं ऐसे में अकेले में रहना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो हमें हमारे साथ रहने वालों को, हमारे परिवार वालों को के साथ साथ दूसरों को भी जो है इससे नुकसान पहुंच सकता है सच्चाई सामने आने पर। तो वही बने जिसकी आप कल्पना करते हैं। जैसा मैं दूसरों के सामने बनना चाहता हूँ तो मुझे वही रहना चाहिए, अपने एक ही वक्तव्य जो है वो रखना चाहिए। एक और स्टेटमेंट है, वो है आप जैसा दूसरों को करने के लिए कहते हैं उससे पहले आप स्वयं कीजिए, जैसा आप दूसरों को बनने के लिए कहते हैं पहले आप स्वयं बन जाइए। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आप जैसा जैसा हम दूसरों को करने के लिए कहते हैं पहले हम स्वयं वो काम करना चाहिए, और जैसे हम दूसरों को बनने के लिए कहते हैं पहले हम खुद वो बन जाएं। तो गांधी जी अक्सर क्या कहते थे, आचरण उपदेश देने से पहले होना चाहिए। जो गांधी जी थे वो अक्सर कहा करते थे कि आचरण जो है वो उपदेश देने से पहले होना चाहिए। यानी अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं, अच्छी बातें सिखा रहे हैं तो पहले खुद उन पर अमल करना चाहिए। निजी जीवन में नैतिकता का होना भी आवश्यक है। ये ना हो कि हम दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं लेकिन खुद इससे दूर रहें। लोग जो दूसरों को नैतिकता पूरे दिन चिल्लाता है लेकिन खुद जो है अनैतिक। हमें अपने सार्वजनिक जीवन में भी और निजी जीवन में जो नैतिक रहना चाहिए, ना कि अपना दोहरा चेहरा रखना चाहिए। दूसरों को उपदेश देना और स्वयं उन पर अमल न करना नैतिकता नहीं है। दूसरों को बातें बता रहे हैं लेकिन खुद उस पर अमल कर रहे हैं तो ये नैतिकता नहीं है। आचरण उपदेश देने से पहले होना चाहिए, यानी अगर हम किसी को बुरी बात गलत काम से रोकते हैं तो पहले ये देख ले कि कहीं हम उसमें मुबतला शामिल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उससे तो पहले स्वयं में सुधार करना चाहिए, फिर दूसरों को कहना चाहिए। यानी आचरण जो अगर किसी को कुछ बात समझा रही हैं तो पहले अच्छी बात समझा रहे हैं तो देख ले कि मेरे अंदर बात है या नहीं है। अगर मेरे अंदर ये बात नहीं है पहले तो हम उस बात को अपने अंदर लेकर आएंगे, उस अच्छे को अपने अंदर लाएंगे, फिर दूसरों को बताएंगे, इसका प्रभाव जो अच्छा होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक बार गांधी जी का एक एग्जाम्पल दिया है। एक बार एक माँ अपने बेटे के गुड़ खाने को लेकर परेशान थी। वह अपने बेटे को गांधी जी के पास लेकर आई। उसने गांधी जी से कहा कि वह उसे गुड़ अधिक न खाने के लिए समझाए। गांधी जी ने उन्हें एक सप्ताह बाद आने को कहा। माँ और बच्चे एक हफ्ते के बाद आए। गांधी जी ने उसे बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। माँ हैरान थी। उसने गांधी जी से कहा आप ये बात पिछले हफ्ते ही कह देते। गांधी जी मुस्कुराए और कहने लगे कि उस समय मैं भी खा रहा था। यानी यह आचरण देने से पहले यानी उपदेश देने से पहले आचरण करना। कि माँ अपने बेटे को लेकर आई गांधी जी के पास, कहने लगी कि इसे समझाओ कि गुड़ ज़्यादा खाता है। गांधी जी ने कहा एक हफ्ते बाद आना, और एक हफ्ते बाद आई तो गांधी जी ने सिर्फ क्या कहा कि बेटा गुड़ मत खाओ, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो माँ परेशान थी, यार गांधी जी ये बात तुम पहले कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि उस वक्त मैं भी गुड़ खा रहा था, पहले मैंने एक हफ्ते तो गुड़ छोड़ा, फिर जो है आपके बेटे को कहा। तो ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है, एक बार कस्तूरबा गांधी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने तक नमक न खाने की सलाह दी। क्योंकि गांधी जी भी उन्हें नमक से परहेज के लिए मजबूर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी 6 महीने तक नमक का सेवन नहीं किया। हालांकि वे बीमार नहीं थे। गांधी जी के जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी जी बीमार पड़ गई। गांधी जी ने कहा 6 महीने तुम नमक नहीं खाना। गांधी जी कहते कि कस्तूरबा गांधी कह रहे थे तुम्हें जो है अब तुम्हें नमक बिल्कुल नहीं खाना। तो गांधी जी ने उनके साथ साथ खुद भी नमक खाना छोड़ दिया 6 महीने तक। क्यों? कि वो दूसरों को समझा रहे थे और खुद खा रहे थे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले खुद छोड़ा फिर उन्हें समझाया तो उससे प्रभाव अच्छा पड़ा। तो इससे क्या होगा, गांधी जी बीमार नहीं थे लेकिन उन्होंने भी कस्तूरबा गांधी जी के लिए 6 महीने तक गुड़ नहीं खाया। तो इससे ये पता चलता है कि ये आप जैसे दूसरों को करने के लिए कहते हैं उससे पहले आप स्वयं कीजिए। जैसे आप दूसरों को बनने के लिए कहते हैं पहले आप स्वयं बन जाइए। ये पूरा इसी का ही आंसर है। आखिर में जो हमारा कथनी और करनी में सामंजस्य स्पष्ट करना, वो पिछले वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा जा चुका है ये इथिक्स के पेपर में। करनी और कथनी और करनी में सामंजस्य स्पष्ट करना, यानी जो कहें वही करना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन, जो कहें वही बोले, जो बोले वही करें। यह बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जो भी कर सकता है वही बोले और जो बोले वही करे। ये व्यक्ति की विश्वसनीयता बनाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि लोगों के प्रति मेरा विश्वास बढ़े तो उसे चाहिए कि जो बोले वही करे। नेता वाली बात ना करें कि नेता अगर लोग कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और 5 साल बीत के 2 लाख नौकरी भी नहीं दी। तो जितना कर सकता है उतना ही करे, जितना
कर सकता है उतना ही बोले, तो जो कुछ बोल दिया उतना करने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति मामूली लाभ के लिए अपनी बातों से मुकरता है और दूसरे पक्ष को धोखा देता है तो वह लड़ाई तो जीत जाता है, लेकिन उसका युद्ध हारना निश्चित है। कोई व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत लाभ के लिए उसने झूठ बोल दिया, कहा कुछ और कर दिया कुछ, तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये लंबे समय तक उसे उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। व्यक्ति को सोच समझकर किसी कार्य को करने का वादा करना चाहिए जिसे वह बखूबी अंजाम दे सके, वरना मना कर देना चाहिए। व्यक्ति जो कुछ काम जो कर सकता है तो उसका वादा करे, अगर नहीं कर सकता तो जो उससे मना कर दे ये मेरे से नहीं होगा। कथनी और करनी में सामंजस्य इस बात पर भी जोर देता है कि किसी से झूठे वादे नहीं करने चाहिए। किसी कार्य को करने में अपनी असमर्थता को तुरंत स्वीकार करना चाहिए ताकि दूसरा पक्ष किसी अन्य विकल्प को तैयार कर सके, अन्यथा झूठे वादे से दूसरे पक्ष को हानि होगी, उसका कार्य अधूरा रह सकता है। जो कथनी और करनी में एकता है तो ये भी मानती है कि जो व्यक्ति और कुछ कर सकता है तो उसका वादा करे, अगर नहीं कर सकता तो उसे मना कर दे कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर उसने हाँ कर ली और इस काम को नहीं कर सका तो जिस व्यक्ति से उसने हाँ करी उसे नुकसान हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान ले हम एक सब्जी विक्रेता है, हमें एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का सब्जी आपूर्ति का ठेका मिला है। यदि हमारे पास सब्जी आपूर्ति की क्षमता नहीं है तो अपनी वास्तविक मात्रा बता देना चाहिए ताकि दूसरे सब्जी आपूर्तिकर्ता से ठेकेदार संपर्क कर सके, अन्यथा हमने वादा कर लिया और पूरी पूर्ति नहीं की तो कार्यक्रम में परेशानी पैदा हो सकती है। ये कथनी और करनी में सामंजस्य के लिए बहुत ही बिल्कुल फिक्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी मंडी के मालिक है, सब्जी मंडी के मालिक हैं, तो हमें कोई एक सम्मेलन होने वाला है, राष्ट्रीय, तो यानी पूरे देश से जो लोग आएंगे वहाँ पर, और हमसे वो ठेकेदार मिले कि तुम्हें यह सब्जी देनी है, तो अगर हम उस सम्मेलन के लिए सब्जी पूरी आपूर्ति दे सकते हैं तो हमें वादा करना चाहिए। अगर नहीं करनी है तो नहीं कर सकते तो अपनी कैपेसिटी बता दें कि मैं इतनी सब्जी दे सकता हूँ, तो आप किसी और से संपर्क कर लें। तो उससे क्या होगा, वो उनके पास ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हमने वादा कर लिया और हम सब्जी को पूर्ति नहीं कर सके तो क्या होगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा और जो मैनेजमेंट जो पूरा बेकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कथनी और करनी में सामंजस्य, जो कहीं वही करे। एक कन्नड़ की पुण्यकोटि की लोक कथा, जो कर्नाटक में एक लोक कथा जो महत्वपूर्ण है, जो हमें बताते हैं जो हम कहें वो हमें करना चाहिए, उस पर अडिग रहना चाहिए। कैसे, पुण्यकोटि एक गाय है, उसे अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए जाना था। रास्ते में एक भूखे शेर उसे रोक लेता है। उसने शेर से विनती की कि वह उसे दूध पिलाने जाने दे, बाद में वह उससे ही मिलेगी। शेर को विश्वास नहीं था, फिर भी उसने उसे जाने दिया। हालांकि गाय बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ गई। शेर को काफ़ी आश्चर्य हुआ। गाय के इस काम से शेर को बहुत सदमा लगा और उसकी वहीं मौत हो गई। ये एक पुण्यकोटि जो कन्नड़ में जो है लोक कथा गाई जा रही है, तो ये गाया जाता है। और एक कथनी और करने के जो सामंजस्य, जो हम कहें वही करें, ये इसमें ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है कि एक गाय थी, इसका नाम पुण्यकोटि था। वह अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उसे भूखा शेर मिल गया। शेर ने उसे खाने के लिए था, उसने शेर से विनती की कि मुझे अपने बछड़े को जो दूध पिलाने के लिए जाना है और मैं वापस आ जाऊँगा। तो शेर को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई गाय जो है मरने के लिए कैसे आ सकती है, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया, उसे जाने दिया। तो गाय दूध पिलाकर वापस आ गई। तो शेर को सदमा लगा कि गाय मरने के लिए वापस आई, अपनी जबान के पक गई। तो शेर को इतना सदमा लगा कि शेर जो के जब वहीं जान निकल गई, उसके जो है प्राण निकल गए। तो ये कथनी करनी में समझिए, जो कम कहें वो हमें करना चाहिए। ये दो एग्जाम्पल थे। तो ये हमारा चैप्टर जो है नैतिकता और नीति शास्त्र जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और तुम जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स जो है ऐसे बना लेना। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स बना लेना ऐसे ही। और उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर जो समझ में आ गया होगा। अगर तुम इसे बुक में पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, जल्दी से इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती। और नोट्स जो खुद बनाओ, नोट्स को खुद बनाओ ताकि तुम्हारे द्वारा बनाए गए नोट्स जो है वो तुम्हें समझ में आए। अब हम किसी के नोट्स ले लें, उसने पता नहीं क्या लिख रखा है, उसके वर्ड के मैं तो अक्सर क्या करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए नोट्स का एक एक वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, जो भी तुम्हारे हेल्पफुल होंगे। कि अपने नोट्स स्वयं बनाओ, उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरे ने क्या लिख रखा है, अब प्रतिमान मैंने लिख दिया तो मेरे नोट्स में प्रतिमान मतलब पता नहीं, हालांकि मैंने इसका मतलब यहाँ पर दे दिया है। अगर तुम एग्जाम्पल में परिभाषा लो तो इतनी परिभाषा लिखनी है, ये नहीं लिखना है। इसलिए समझाने के लिए मैं तुम्हें बता दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स जो वो ऐसे ही बना लेना। और चैनल अगर
को शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि नोट्स जो है अन्य लोगों तक पहुंच सके, ये क्लास अन्य लोगों तक पहुंच सके जो कोचिंग नहीं ले सकते और जो है बुक नहीं खरीद सकते और लेकिन यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लेखन कला को विकसित करो कि हमारी जो लिखने की क्षमता होनी चाहिए। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए क्या इंपॉर्टेंट हुआ है लेखन कला। प्रीलिम्स तो हमारा निकल जाएगा ऐसे ही, लेकिन मेंस में जो है लिखने के आधार पर हमें नंबर मिलेंगे कि व्यक्ति ने स्टूडेंट ने कैसे लिखा है। लेखन कला को डेवलप करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये खुद का अपने नोट्स बना लेना और लिखने का बार बार प्रयास करें। नोट्स बनाओ, पढ़ो और फिर जो उसके फिर उन्हें बिना देखे लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा तो हम आसानी से लिख लेंगे, वहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़ने का। तो इतिहास की पहले किस क्लास थी और ऐसे भी क्लास होने वाली है। चैनल को ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स जो है ऐसे बना लेना। और मेंस में आंसर राइटिंग में भी ऐसे लिखना होता है, जो इसके लिए क्लास सिखाएंगे। ये भी मैं जो है रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ क्योंकि वाईफाई नहीं है जिसमें लाइव आ सकूँ। और अगर आप लोग की दुआ मिली आप लोग की दुआ रही तो जल्दी हम फेस टू फेस लाइव मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले तुम तक पहुंच सके और अन्य लोगों को जो है इस चैनल के बारे में बताओ। ये स्क्रीनशॉट ले लो उनके और अपने नोट्स जो है अपने नोट्स बना लेना। इसके जैसे नोट्स बने हुए ऐसे नोट्स बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अपने इसके नोट्स बना लेना। तुम कोचिंग वाले अगर हो तो मैंने एक ही क्लास में जो है पूरा नैतिकता और नीति शास्त्र तुम्हें समझा दिया और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझा दी। और ना यूट्यूब पे अगर किसी ने करा भी रखा हो तो 4-5 क्लासें जो है ले रखी हैं इसमें, 5-6 क्लासें, 5-6 क्लास में जो है एक टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। तो एक ही क्लास में मैंने तुम्हें करा दी और उम्मीद है तुम्हें समझ भी आ गया होगा। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है नैतिकता वाला। तो उम्मीद है कि तुम्हें चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। एक बार समझने तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन और एक और टास्क मैं तुम्हें देता हूँ कि आखिर में कि इस चैप्टर को ये क्लास लेने के बाद नोट्स बना लेना और फिर पढ़ना। उसके बाद जो भी तुम्हारे पास एथिक्स की बुक हो उस एथिक्स की बुक को पढ़ना और उठा लेना, फिर देखना कितना डिफरेंस है। वो किताबें तो समझ में नहीं आती, टफ वर्ड होते हैं, बिल्कुल छाँट के पता नहीं कितनी मेहनत से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो आज यहीं पर जो हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।